कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि 300 साल पहले की बात है, जब मॉन्स्टर का हमला अचानक हमारी दुनिया पर हो चुका था। ह्यूमैनिटी उनके सामने बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। उनका अंत होने ही वाला था। तभी 10 महारथी अपने कॉम्बैट टाइप के प्रोफेशन के साथ और अपने मैजिक यानी किसी भी प्रोफेशन के साथ अवेकन हो चुके थे। वो हमारी ह्यूमैनिटी की रक्षा के लिए उन्होंने मॉन्स्टर के साथ बहुत ही ज़्यादा लंबी देर तक लड़ाई की। बाद में उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी दीवार का निर्माण किया, जिससे हम ह्यूमैनिटी की स्थापना फिर से कर सकें और मॉन्स्टर से अब खुद को बचा सकें। बाद में समय भी बीता और इसी के साथ कई सारे लोग फिर से प्रोफेशन का अवेकन करने लगे। जो भी व्यक्ति युवा अवस्था में जाने वाला होता था, तभी वो अपने प्रोफेशन का अवेकन करता था। प्रोफेशन बिल्कुल ही अलग-अलग टाइप के होते थे। वो किसी को कमज़ोर तो किसी को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मिलते थे। सीन शिफ्ट होता है और फेंगचुआन सिटी की तरफ जाता है, जहाँ पर आज अवेकनिंग सेरेमनी का दिन होता है। वहाँ पर एक कैरेज दिखाई जाती है, जिसमें से हमारा मेन कैरेक्टर एमसी नीचे उतरता है, जो कि अपने अंकल को थैंक यू बोलता है यहाँ पर उसको लाने के लिए। यहाँ पर मैं कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अवेकनिंग सेरेमनी के लिए नहीं आया है। यहाँ पर वो अपना सामान बेचने के लिए आया है, क्योंकि उसने अपना अवेकनिंग सेरेमनी पहले ही कंप्लीट कर दी थी। बाद में हमें उसके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर रैंकिंग बिल्कुल ही अलग प्रकार की होती है। हमने मांगा में देखा था कि ई रैंक से स्टार्ट होती है, यहाँ पर एन रैंक से स्टार्ट होती है। और यहाँ पर रैंक कुछ इस प्रकार है कि एन रैंक, आर आर रैंक, एस रैंक, एस आर रैंक और यू आर रैंक। यू आर रैंक यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। वहाँ पर वो चारों तरफ देखता है, जहाँ पर उसे 10 मूर्तियाँ दिखाई देती हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो 10 मूर्तियाँ उनकी है, जो कि सबसे पहले अवेकन हुए थे और उन्होंने ह्यूमैनिटी की रक्षा की थी। वो सभी लोग वहाँ पर उन मूर्तियों के सामने खड़े रह जाते हैं और वो लोग प्रार्थना करने लगते हैं कि उनका प्रोफेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया निकले। वो आगे की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी उससे सभी लोग की एक प्रार्थना सुनाई देती है, जहाँ पर कोई लोग कहते हैं कि मिस क्वीन, आप बहुत ही ज़्यादा पहले फेमस थी, आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं बहुत ही बढ़िया तरीके का प्रोफेशन अवेकन कर सकूं। यहाँ पर बहुत ही मेंटालिटी वाली चीज़ देख रहे हो। यहाँ पर वो पहले अवेकन थे, लेकिन अभी उसको गॉड का दर्जा दिया जा रहा है। तभी वो एक बंदे को रोक लेता है और उससे पूछता है कि ये सब लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तभी वो जवाब देता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता, ये सभी लोग उन 10 महानुभावों की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, जो कि पहले हमारे ह्यूमैनिटी की उन्होंने रक्षा की थी। वो लोग सोच रहे हैं कि वो लोग बहुत ही बढ़िया तरीके के प्रोफेशन अवेकन करेंगे, इसी वजह से वो लोग यहाँ पर ये सभी बातें कर रहे हैं। तभी वो अपने माइंड में कहता है कि अच्छा, तो ये सब ऐसा है, इसी वजह से सभी लोग ऐसी बातें सब कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अपना बिजनेस को बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तभी आसमान में ब्लू कलर का ब्लास्ट होता है और हमें बताया जाता है कि जल्दी चलो, जल्दी चलो, यहाँ पर अवेकनिंग सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ लोग एक पोर्टल के पास खड़े हैं और वो अपने प्रोफेशन को अवेकन करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ लोगों के प्रोफेशन भी हमें दिखाए गए हैं, जैसे कि लिन हू, उसका रैंक है आर, ऑक्यूपेशन लेवल उसका 10 है, माना 13। वैन सा, एन रैंक, ऑक्यूपेशन लेवल 8, माना 8। इस मांगा में ऑक्यूपेशन का मतलब ये है कि वो लोग जो प्रोफेशन अवेकन करते हैं ना, उसको ऑक्यूपेशन बोलते हैं यहाँ पर। तभी वहाँ पर गेफे नाम का बंदा आता है, जिसका एस रैंक निकलता है। उसका लेवल 34 है, माना 55 है। वो बहुत ही बढ़िया अवेकनिंग सेरेमनी में उसका लेवल आ चुका है। उसका टैलेंट को देखने के बाद वो एमसी के सामने खड़ा बंदा कहता है कि हाँ, गेफे ये बहुत ही बढ़िया बंदा है, इसका माना मेरे जितना ही है। तभी हमारा एमसी उसके सामने टमाटर रख देता है और कहता है कि इनकेस क्या हो अगर तुम ये टमाटर खा लो और तुम्हारा माना बढ़ जाए। तभी उसकी बातें सुनने के बाद वो कहता है कि क्या माना बढ़ जाएगा। इसकी बातें सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये मेरे उगाए हुए पर्सनल सीक्रेट टमाटर है, जिसकी वजह से तुम्हारा माना 5% से बढ़ जाएगा। इसी के साथ मेरे पास और भी वेजिटेबल है, जिसकी 5 गोल्ड की कीमत है टमाटर की। तभी उसके सामने हमारा एमसी अपना बैग को दिखाता है, जहाँ पर बहुत सारे वेजिटेबल्स और फल रखे होते हैं। वहाँ पर हमें दिखाई जाता है कुछ पोटैटो है, खीरा है, स्वीट पोटैटो, टमाटर, ऑरेंज और कुछ नट्स हैं, जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं। जो कि अलग-अलग वेजिटेबल खाने के बाद अलग-अलग इफ़ेक्ट मिलेंगे, ये बात वो बताता है। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद काफ़ी सारे लोग उसके ऊपर ध्यान देते हैं और कई सारे लोग तो ये भी बात करने लगते हैं कि ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा था, ये शायद फ्रॉड भी हो सकता है। उन सभी की बातें सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है, यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें रियल हैं और अगर किसी को पता नहीं चले तो मैं यहाँ पर डेमो देने के लिए भी तैयार हूँ। यहाँ पर सबसे पहला कस्टमर ये है, इसके हाथ में रखा टमाटर ये खाएगा तो इसकी माना बढ़ जाएगी। आप खुद जाकर देख सकते हो। पहला कस्टमर को फ्री ट्रायल मिलता है। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद वो सामने वाला टमाटर पकड़ने वाला बंदा भी कहता है कि हाँ,
ट्राई तो करना होगा। इतना कहने के बाद वो उसमें से एक बाइट लेता है, तभी वो उसके अंदर बहुत सारा माना फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मेरा माना तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। ये देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। एमसी को यहाँ पर बिजनेस करता देखने के बाद वहाँ पर एक सूट बूट पहना हुआ बंदा आता है, जो कि हमारे एमसी से कहता है कि मैंने तुम्हारी बातें पूरी की पूरी सुनी और तुम्हारे फॉलो की पावर को भी देखा। मैं यहाँ पर तुमसे ये कहना चाहूँगा कि मैंने तुम्हारा जैसे टैलेंट को पहले रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया था, इसी वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर तुम्हारे टैलेंट को देखने के बाद मैं कहता हूँ कि मुझे ये सारे के सारे फल को बेच दो। मैं यहाँ पर सभी के सभी फल का ऑर्डर दे देता हूँ। तो जल्दी करो और ये सारे के सारे सब्जियाँ और फल मुझे बेच दो। तभी उस बंदे की बातें सुनने के बाद सारे के सारे बंदे भड़क जाते हैं और वो कहने लगते हैं, बॉस मुझे 10 दो, मुझे 20 दो। ऐसा करके सभी के सभी स्टॉक खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी लोग उससे मांगने लगते हैं। उन सभी भीड़ के कारण हमारा एमसी का सारा सामान बिक जाता है। बाद में हमारा एमसी अपने बारे में सोचता है, वो कहता है कि मैं पहले यही सोचता था कि मैं एक किसान की ज़िंदगी ही जीऊँगा। लेकिन तभी मुझे पता चला कि मेरा सारा का सारा टैलेंट मैक्स आउट हो चुका है, जिसकी वजह से मेरे फल और सब्जियों में एट्रीब्यूट आने लगे हैं और वो सभी को बफ देने लगे हैं, जिसकी वजह से उनका माना आदि से बढ़ जाता है। इतना सारा काम खत्म करने के बाद वो वहाँ पर बाहर की ओर बैठा होता है, तभी उसके पास कोई बंदा चलते हुए आता है। तभी हमें पता चलता है कि वो वही बंदा होता है जो कि सूट बूट पहने वहाँ पर हमारे एमसी के पास से सारी की सारी सब्जी को खरीदने वाला था। तभी वो अपने बेचे गए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में सोचता है और कहता है कि चेस्ट एंड पम्पकिन सीड जो कि मैंने 5 गोल्ड में बेचे थे, फ्लावर रेनो डंग जो कि मैंने 60 गोल्ड में बेचा था, शुगर जो कि मैंने 10 गोल्ड में बेचे थे, बाद में कुछ एनर्जी को बढ़ाने वाले पोटैटो जिसका मैंने 257 गोल्ड में बेचा था। और हाँ, ये लो तुम्हारे 10 गोल्ड जो कि मैंने तुम्हारे पहले उधार लिए थे। इतना कहने के बाद हमारा एमसी उसको उसके 10 गोल्ड दे देता है। तभी वो कहता है कि मेरे पास सारे के सारे पैसे खत्म हो गए। मेरे पास हाई क्वालिटी का फर्टिलाइजर खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। अभी हमें पता चला है कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही बढ़िया वाले दोस्त हैं और ये दोनों एक दूसरे को अपने पैसे कमाने के लिए मदद कर रहे थे। बाद में तभी जो आया था ना, तभी तभी वो बंदा हमारे लिनफेन को थैंक यू करते हुए कहता है कि थैंक यू ब्रदर लिनफेन, तुम्हारी वजह से आज मैंने बहुत सारे पैसे कमाए। तुम्हारा स्पिरिट प्लांट इतना ज़्यादा यूज़फुल है तो तुम्हें उससे ज़्यादा ग्रो क्यों नहीं करते? तभी हमें पता चलता है कि हमारा एमसी का नाम लिनफेन है। अब से हम इसे लिनफेन कहकर ही बुलाएंगे। तभी लिनफेन कहता है, अबे चमन इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है कि मैं स्पिरिट प्लांट को ऐसे ही ग्रो कर दूं, वो भी स्पेशल इफेक्ट के साथ। तभी लिनफेन का दोस्त कहता है कि देखो ना कितनी बुरी बात हो चुकी है यहाँ पर। बचपन में तुम कितने ज़्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन ये देखो ना आज यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। उसकी बातें सुनने के बाद लिनफेन भी कहता है कि कोई बात नहीं, इस बात को छोड़ो और आंट चाओ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, चलो। अपना दोस्त को उसके घर भेज देने के बाद हमारा लिनफेंग आगे की ओर बढ़ने लगता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो अपने माइंड में सोचता है कि वो पहले बहुत ही ज़्यादा जीनियस था। सबको लगता था कि वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और वो बहुत ही बढ़िया वाला प्रोफेशन अवेकन करेगा। लेकिन जब उसने प्रोफेशन अवेकन किया तो वो एक एन रैंक का था, वो भी फार्मर का। इसी वजह से वो सभी लोगों ने उसका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी फैमिली ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। उसकी मदर भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी और वो उसने कहा था कि मदर को लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नहीं बनोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपनी जान को जोखिम में तो नहीं डाल पाओगे। इतना कहने के बाद उसकी मदर ने भी उसका बहुत ही ज़्यादा साथ दिया था। आखिर इस प्रोफेशन की वजह से मेरी मदर को ज़्यादा चिंता तो नहीं होती है कि उसका बच्चा कभी भी अपनी जान को जोखिम में डालेगा। तभी लिनफेंग के नाक के ऊपर एक पानी की बूंद गिरती है। वो सोचने लगता है कि अभी तो वेदर इतना ज़्यादा क्लीन है, फिर भी कैसे यहाँ पर बारिश होने लगी। तभी आसमान में से एक बंदा गिरता हुआ दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद लिनफेन हैरान हो जाता है। वो नीचे की ओर बहुत ही जोर से गिरता है। तभी हमें पता चलता है कि शायद वो कोई पुलिस वाला है और उसके पीछे बहुत ही बड़ा वाला क्रिमिनल पड़ा है। वो कहने लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी ऑफिस में और रिपोर्ट करनी पड़ेगी, वरना ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वहाँ पर गिरने के कारण उसका बहुत सारा सामान नीचे की ओर गिर गया था, जिसको वो खंगोल रहा था ताकि वो किसी तरह अपने ऊपर वाले लोगों को मैसेज भेज सके, ताकि वो इस बंदे को रोक सके। तभी उसके पीछे से बहुत ही बड़ा वाला हाथ निकलता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो फिर भी ट्राई करता ही रहता है। मगर वो हाथ उसको पकड़ लेता है और उसको मार देता है, जिसको देखने के बाद हमारा लिनफेंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि तभी उस वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से एक बंदा निकलता है, जो कि लिनफेंग को देखने के बाद वो कहता है कि तुम इतना ज़्यादा घबरा चुके हो कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। फिर हमें पता चलता है कि वो एक नेक्रोमेंसर है, जिसको बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है। शायद उस बंदे ने पहले उसके ऊपर हमला किया होगा, जिसकी वजह से नेक्रोमेंसन बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका था। अभी वो लिनफेंग की ओर देखने लगता है
कि वो क्या कर रहा है। तभी हमें पता चलता है लिन फेंग वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। वो कह रहा होता है अपने माइंड में कि काम डाउन, ये मुझे नहीं देख सकता, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन तभी वो उसको देख लेता है। तभी वो नेक्रोमेंसर कहता है कि क्या मैंने तुम्हें भागने के लिए कहा है। इतना कहने के बाद वो अपने हाथ को उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ाने लगता है। तभी वो नेक्रोमेंसर हमारे ये फन का गला पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे सामने ये जो बंदा गिरा हुआ है, ये फेमस डैन यू ये है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी का है। ये बहुत ही गंदी तरीके से मारा गया। मगर मैं क्या करना चाहता हूँ तुम्हें पता है। मैं तुम्हारी हड्डियों के साथ उसे फिर से जिंदा करूंगा। उसके गले के पकड़ने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा ऑरा रिलीज कर रहा था, जिसकी वजह से ये फेंग अपने माइंड में सोचता है कि इसका ऑरा कितना ज़्यादा डेंस है। मुझे काम डाउन होना होगा और मुझे सोचना होगा कि मैं यहाँ से कैसे बच सकूँ। तभी उसको अपने साइड में गिरा हुआ एक कुदाल, जो कि एक फार्मिंग टूल है, उसको वो दिखाई देता है। ये फेंग की फार्मिंग एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा मैक्स आउट हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो टूल को कहीं से भी समन कर सकता था। इसकी वजह से वो सामने पड़ा टूल भी उसके हाथ में समन हो जाता है, जो कि थोर की तरह ही है, जो कि हथौड़े को दूर से बुला लेता है। वो हथियार यानी वो कुदाल को अपने हाथों में लेने के बाद ये फेंग बहुत ही ज़्यादा जोर-जोर से उसके हाथों के ऊपर मारना लगता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रिप थोड़ी-सी लूज़ हो जाती है और ये फेंग उसके चंगुल से बच जाता है। जिसको देखने के बाद वो नेक्रोमेंसर भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक नेक्रोमेंसर है और उसकी ग्रिप बहुत ही ज़्यादा टाइट हो सकती है और एक फार्मर उसको ग्रिप से कैसे बाहर निकल सकता है। तभी एफेंग उस ऑफिसर की गिरी हुई बंदूक को देखता है, जिसको वो उठा लेता है। बाद में वो नेक्रोमेंसर के ऊपर उसको ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ही तगड़ा वाला ब्लास्ट वो नेक्रोमेंसर के ऊपर होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाता है। ये फैंग को अपने ऊपर इस तरह से हमला करते देख वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपना बहुत ही ज़्यादा इंटेंस ऑरा रिलीज करने लगता है। वो ये फैंग की ओर आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश भी कैसे की। इतना कहने के बाद वो उसके तरफ बहुत ही गुस्से भरी नज़रों से देखने लगता है। वो अपने पोर्टल को भी ओपन कर लेता है, जिसकी वजह से वो ये फैंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हमला कर सके। अचानक इतना ओरा रिलीज करने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि नेक्रोमेंसर के ऊपर पहले भी हमला हो चुका था। बाद में ये फेंग ने भी उसके ऊपर गन से बहुत ही तगड़ा वाला हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका था। वो सोचता है कि ये सब क्या हो चुका है यहाँ पर। तभी वो अपने माइंड में सोचता है कि मुझे अभी बॉडी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो नेक्रोमेंसर है। इसकी वजह से वो किसी की भी बॉडी को एक्वायर कर सकता है। इसकी वजह से वो उसे लगता है कि ये फार्मर तो है, लेकिन कितनी ज़्यादा ट्रेस बात है, अब मुझे इसकी बॉडी को एक्वायर करना होगा। इतना कहने के बाद वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है, हमारे ये फैंग की बॉडी को कब्जा करने के लिए। तभी वो ये फैंग के बॉडी से बहुत ही तेज़ी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्लैक स्मोक हो जाता है। बाद में ये फैंग के माइंड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये फैंग के पीछे वो नेक्रोमेंसर भी आ चुका होता है। वो ये फैंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा-बुरा सुनाने लगता है कि मैं अब तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूँगा, ये वो। लेकिन तभी ये फैंग की तरफ देखते हैं कि ये फैंग वहाँ पर उसकी बातें सुनने के बाद हँस रहा होता है। तभी ये फैंग अपने माइंड में सोचता है कि मुझे लगता है कि लक मेरे साइड पे नहीं है। और इतना कहने के बाद वो नीचे गिर जाता है और साइड में पड़े हुए स्पेयर के टुकड़े को, यानी कि शायद वो डैगर है, उसको उठा लेता है। जिसको देखने के बाद हमारा वो नेक्रोमेंसर कहता है कि तुम क्या चाहते हो। तभी हमारा ये फैंग बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अपने पेट की और वो डैगर को बढ़ा देता है और पेट के अंदर घोंप देता है। तभी ये फैंग उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊँगा और मैं तुम्हें अपनी बॉडी ऐसे ही दे दूँगा? मगर मैं तुम्हें गलत काम अपनी बॉडी में तो बिल्कुल नहीं करने दूँगा। इसकी वजह से वो अपनी आँखें बंद कर लेता है और वो वहाँ पर मरने की कोशिश करता है और वो वहाँ पर सो जाता है। मगर तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है। उसके चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा नेक्रोमेंसर का ऑरा रिलीज़ होने लगा था। उसके पेट के पास जो घाव हुआ था ना, उसके पास। उसकी छाती की ओर देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि उसकी छाती के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा गोल्डन एनर्जी रिलीज़ होने लगी थी। जिसको देखने के बाद वो नेक्रोमेंसर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो गोल्डन एनर्जी नेक्रोमेंसर की तरफ आगे बढ़ने लगती है। नेक्रोमेंसर को वो चारों तरफ से पकड़ लेती है और वो उसको इतनी ज़्यादा लपेटती है कि वो दिखना ही बंद हो जाता है। नेक्रोमेंसर उससे छूटने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन वो छूट नहीं पाता और वहाँ पर बहुत ही बड़ा वाला ब्लास्ट हो जाता है उसके माइंड में। तभी वहाँ पर एक सिस्टम विंडो ओपन होती है वो नेक्रोमेंसर के मरने के बाद। तभी उसमें कांग्रेचुलेसन लिखा होता है और वहाँ पर उसको बताया जाता है कि उसने एक नए टैलेंट को अवेकन कर लिया है, नेक्रोमेंसर का। तभी एफिंग की आंखें खुल जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि मैं क्या अभी भी जिंदा हूँ। क्या सच में मैं अभी भी अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूँ। शायद वो बंदा मेरी बॉडी को कंट्रोल करने में फेल हो चुका था। तभी वो अपने सामने एक पर्पल एनर्जी को देखता है, जहाँ पर वो सिस्टम विंडो ओपन होती है और वो उसके बारे में सभी की सभी जानकारी हमारे एफिंग को दे देती है।
तभी सिस्टम विंडो में लिनफेंग के बारे में सारी की सारी जानकारी हमें देखते हैं कि सिस्टम विंडो में उसकी स्ट्रेंथ 300 है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन 300 है, उसकी एजिलिटी 100 है, माना 10 है, स्पिरिट 100 है और लक 300 है। उसकी फार्मिंग स्किल को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके बारे में आप तो देख सकते हैं पॉज करके। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है और लास्ट में लिखा होता है माई कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर नंबर 2। यहाँ पर एक नोटिस वाली बात है कि मैं यहाँ पर बातों को थोड़ा सा कम एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको मज़ा आ सके और मेरे को कॉपीराइट क्लेम भी ना पड़ सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। ये वीडियो वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर लिंगफेंग और वो नेक्रोमेंसर के बीच में फाइटिंग हुई थी। लिनफेंग ने नेक्रोमेंसर को मार दिया था। बाद में यहाँ पर लिनफेंग को एक नया सिस्टम विंडो मिला था जहाँ पर वो नेक्रोमेंसर क्लास की भी एबिलिटी को यूज़ कर सकता था और फार्मिंग की एबिलिटी को भी यूज़ कर सकता था। यहाँ पर ये फेंग का सिस्टम विंडो भी बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका था नेक्रोमेंसर की क्लास मिलने के बाद। यहाँ पर उसका ऑक्यूपेशन स्पिरिट फार्म लोड हो चुका है, वो भी यूनिक रेड का। यहाँ पर उसका लेवल 1 हो चुका है क्योंकि वो रीसेट हो चुका है। फिर भी हमें दिखाया जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ 300 है, कॉन्स्टिट्यूशन 300 है, एजिलिटी 100 है, माना 110 है और या फिर दूसरी चीज़ लिखी है लक वाली। ये आप देख सकते हो। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा वरना मुझे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। लिनफेंग ये देखने के बाद हैरान हो चुका था कि उसका लेवल फिर से रीसेट होकर 1 हो चुका है। बाद में उसकी फार्मिंग स्किल को देखता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी फार्मिंग स्किल अभी भी उतनी है जितनी वो मैक्स लेवल पर हो जाने के बाद थी। वो अपने ही आप में बड़बड़ाते हुए कहता है कि हाँ, मैंने उस बंदे को मार दिया, उसकी वजह से मैंने अपने सोल की पावर और माना को भी बढ़ा लिया है और हाँ, साथ ही में मेरा लेवल भी 1 हो चुका है। तो क्या मेरी मैक्स लेवल की स्किल होने के बावजूद भी मैं क्या उसको आगे बढ़ा सकता हूँ? शायद मैं अपने आप को और भी ज़्यादा ताकतवर बना सकता हूँ। फेंग अपने सिस्टम विंडो में देखता है जहाँ पर उसे कुछ स्किल दिखाई देती है। वहाँ पर वो अनडेड समनिंग की स्किल देखता है, जिसको देखने के बाद वो कहता है कि ये मत मुझे अब कहना कि मैं अनडेड को समन कर सकता हूँ, वो भी इस बंदे के जिसको मैंने अभी भी मारा है। तभी वो अपने हाथों में ग्रीन कलर का फार्मिंग ओरा रिलीज करता है जो कि बहुत ही शांत और जेंटल है। बाद में वो अपने दूसरे हाथ में नेक्रोमेंसर का ओरा रिलीज करता है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अनफेमिलियर और वाइड ओरा है। उन दोनों को वो मिक्स करने की कोशिश करता है और वो सब पता लगता है कि ये दोनों ओरा आपस में मिक्स हो रहे हैं। तभी वो अपनी आंखों को बंद करता है और वो अपने ऑक्यूपेशन के बारे में सोचता है कि उसने इसको एक बार नहीं किया लेकिन उसको ये दूसरा ऑक्यूपेशन मिला है जिसकी वजह से वो अपना फार्मिंग स्किल को भी इस्तेमाल कर सकता है और नेक्रोमेंसर का स्किल को भी एक्वायर कर सकता है। वो नेक्रोमेंसर का स्किल के बारे में सोचता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसने 10 महारथियों के जो लेजेंडरी स्किल थे उसको एक्वायर किया है। वो भी उस बंदे की वजह से जो कि नेक्रोमेंसर था और येचुआन के ऊपर हमला कर दिया था। येचुआन नहीं, ये फेंग, सॉरी। तो उस नेक्रोमेंसर की बॉडी को देखता है जहाँ पर वो उसको लगता है कि नेक्रोमेंसर अभी भी नहीं मरा और उसकी वजह से वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है और वो थोड़ा सा सावधानी बरतता है। तभी वो अपने हाथों में देखता है कि बहुत ही ज़्यादा और अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। उसे लगता है कि इसकी वजह से वो नेक्रोमेंसर अभी भी उसकी बॉडी में जिंदा है और वो उसकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर सकता है। इसकी वजह से उसे अभी भी नेक्रोमेंसर की बॉडी को टेम करना होगा ताकि वो उसकी बॉडी के ऊपर हमला ना कर सके और उसकी बॉडी को कब्जा ना कर सके। वो अपने पावर के बारे में सोचता है और उसके हाथों में रखे फ्लक्चुएशन होते हुए ओरा को देखता है। वो सोचता है कि मैं इसको काबू नहीं कर पाया तो वो बंदा मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा भी कर लेगा और मेरी सारी स्किल को भी बर्बाद कर देगा। वो अपने शरीर में से आती गोल्डन लाइट को देखता है और वो कहता है कि और ये गोल्डन लाइट ये भी बहुत ही ज्यादा परेशानीजनक है कि ये बिल्कुल मिट्टी की तरह है। तभी वो अंडन समनिंग का रिचुअल स्टार्ट करता है जिसकी वजह से उसके फिर से बहुत ही बड़ा वाला सर्कल आ जाता है और सामने पड़ी पुलिसमैन और नेक्रोमेंसर की बॉडी को वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से उन दोनों की बॉडी के आसपास के पत्थर भी उड़ने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों अनडेड समन हो जाते हैं। पहले का नाम है यूए जो कि एक सेज है और दूसरे का नाम है जियाओ है जो कि एक हाउंड है। हाउंड यानी अनडेड वाला कुत्ता। तभी वो इन सब बातों को छोड़ने के बाद कुछ अपने माइंड में सोचता है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा चीज़ें और हंगामा हो चुका है तो यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा अफसर या टीम आने वाली होगी जो कि मेरे ऊपर मुझे देखने के बाद मेरे ऊपर कार्यवाही भी कर सकती है जिसकी वजह से मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। शायद वो मुझे देख लें और मेरे से पूछताछ भी करे तो उनको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मैं एक फार्मिंग स्किल वाला हूँ। उसकी वजह से वो मुझे छोड़ देंगे। लेकिन जब भी उसको पता चल जाएगी कि मैं एक नेक्रोमेंसर भी साथ ही में मेरे पास एक नई स्किल आ चुकी है तब वो मेरे को नहीं छोड़ेंगे और मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा मुसीबत भी आ सकती है। साथ ही में मुझे एक जगह पर भी जाना होगा जहाँ पर मैं अपने इन दोनों की नई पावर को यूज़ कर सकूँ। यहाँ पर एक दिन बीत चुका है और ये फैंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए अपने फादर के एरिया में आ चुका होता है जो कि एक फार्म है।
वहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्टर को भी दिखाया जाता है जो कि एक अपनी न्यूज़ को रिपोर्ट करता है और वो कहता है कि आज यहाँ पर एक एग्रीकल्चर टीचर्स डे का बर्थडे है। तभी ये फेंग अपने हाथों में एक पौधे को उठाता है और वो अपने माइंड में सोचता है कि मेरी एक नेक्रोमेंसन की स्किल की वजह से ये पौधा बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से एक्सपेक्टेड हो जाता है और अपने आप को कुछ और ही चीज़ में ढाल देता है। इसी प्रकार से ये फेंग के इस पौधे में बहुत ही ज़्यादा जेनेटिक म्यूटेशन होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक पत्ता गोभी बन जाती है, जो कि एक आम पत्ता गोभी से बहुत ही ज़्यादा अलग रही लग रही होती है और उसमें से बहुत ही ज़्यादा डेमोनिक ऑरा भी रिलीज़ हो रहा होता है। साथ ही में हम देखते हैं कि उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा टेंटिकल निकलते हैं, जो कि एक चिड़िया को आसमान में उड़ रही थी, उसको बहुत ही आसानी से पकड़ लेते हैं और उसको खा जाते हैं। ये सब अपनी आँखों के सामने देखने के बाद ये फेंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि साला ये क्या हो चुका है यहाँ पर मेरे सामने। इसके बाद वो ये फेंग अपने हाथों से गड्ढा खोदता है और वो अपने करतूतों को छुपाने के लिए एक बहुत ही बड़ा गड्ढा खोदने के बाद उसमें पोटली बांध कर रख देता है उस कैबेज को। और वो सोचता है कि उसे लगता है कि अगर इस चीज़ को कोई और देख लेता तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी की चीज़ हो सकती थी। दूसरों को तो यही लगेगा कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर का हमला हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसे इस तरीके के मॉन्स्टर यहाँ पर आ चुके हैं। ये सब सोचने के बाद ये फेंग अपने आप को संभालता है और उस पौधे को गाड़ देता है वहीं पर और अपने घर आ जाता है। वहाँ पर ये फेंग के माइंड की बात बताई जाती है कि जब वो टीवी के सामने बैठकर न्यूज़ को देख रहा था तब उसे पता चला था कि वो जिस नेक्रोमेंसर के बारे में बात कर रहा था वो बहुत ही ज़्यादा वांटेड लिस्ट में शामिल हो चुका है। उसके बारे में कोई भी जानकारी देगा तो उसको बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह जहाँ पर वो खेती या बाड़ी कुछ भी कर सकते हैं। की बातें सारी सुनने के बाद ये फेंग अपने माइंड में कहता है कि अनएक्सपेक्टेडली ये नेक्रोमेंसर की बातें बहुत ही ज़्यादा फैल चुकी है, जो कि कल यहाँ पर हादसा हुआ था। इस पावर के बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन वरना मेरे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत की बात हो सकती है। तभी वो अपने नेक्रोमेंसर की पावर को हाइड कैसे कर सके उसके बारे में वो सोच ही रहा होता है, तभी उसको याद आता है कि अनडेड को वो अपने सर्वेंट बनाकर भी रख सकता है, क्योंकि वो उसका जो वो फार्मिंग लॉर्ड का टाइटल है उसकी वजह से उसके कुछ सर्वेंट होना था, बावजूद लाज़मी सी बात है कि ये उसके पास कोई ना कोई सर्वेंट तो होंगे ही ना। अभी वो फिर से डिसाइड कर लेता है कि वो सभी को यही बताएगा कि उसके जो वो सर्वेंट है वो उसके फार्मिंग सर्वेंट है, जिसकी वजह से वो खेती करने में उसको मदद मिल सके। और मेरा टाइटल भी यही है कि मैं एक फार्म लॉर्ड हूँ। तभी वो कहता है कि फार्म लॉर्ड के पास तो कुछ सर्वेंट होना लाज़मी सी बात है, कि ये बिल्कुल सही बात है कि उसके पास कुछ ना कुछ सर्वेंट तो होंगे ही, ताकि वो अपनी खेती को आगे बढ़ा सके। तभी वो टीवी देख ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक ऐसी चैनल आती है जहाँ पर उसे अपने लिए बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाई देती है। वहाँ पर एक गिल्ड है जो कि अपने गिल्ड के मेंबर को बढ़ाने के लिए उसको रिक्रूट कर रही है। वहाँ पर उसे एक टेस्ट देना होगा जहाँ पर वो अगर पास हो गया तो उसको सब्सिडी भी मिलेगी और उसे अपने लिए खेती करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक ज़मीन भी मिलेगी। उसे देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका था और उसे पता चलता है कि स्टूडेंट की ग्रोथ के लिए वहाँ पर हाई फार्म क्वालिटी को भी बढ़ाया गया है, जहाँ पर उसे बहुत सारे सीड्स भी मिलेंगे, जिसकी वजह से वो बहुत सारे सब्जियों को ग्रो कर सकता है। तभी वो न्यूज़ के बारे में सोचते हुए और अपने बारे में सोचते हुए कहता है कि एकेडमी लैंड मिलना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज और सुरक्षित होगा। साथ ही में मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज भी मिलेंगे और मेरे नौकरीमंसर का होना ये बहुत ही बड़ी मुसीबत की बात हो सकती है। शायद मैं इसको रोकने में असंभव हो सकूं, क्योंकि मेरा स्पिरिट फार्म लॉर्ड का जो टाइटल है उसकी वजह से मैं एक आउटसाइडर बन के भी रह सकता हूँ, जिसकी वजह से मुझे कोई भी नुकसान या परेशानी मुझे नहीं आ सकती। तभी वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्लाजा होता है। वहाँ पर हमारा ये फैंग वहाँ पर पहुँच चुका होता है। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने वाला बंदा उससे उसका नाम, उसकी उम्र, उसका अवेकनिंग, ऑक्यूपेशन और उसका लेवल पूछते हैं। तभी ये फेंग उसका नाम बोलता है, मेरा नाम ये फेंग है, मैं 18 साल का हूँ और मेरा ऑक्यूपेशन द स्पिरिट फार्म लॉर्ड है और उसका लेवल 1 है। तभी ये फेंग की रिफेक्ट पढ़ते हुए वो बंदा कहता है कि स्पिरिट फार्म लॉर्ड, इसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। एक और नॉन कॉम्बैट टाइप का ऑक्यूपेशन वाला बंदा जो कि मुझसे ब्लफ करने की कोशिश कर रहा है। चलो अपना ऑरा को रिलीज करो। ये फिंग अपना जेंटल और प्यारा ऑरा रिलीज करता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। उसको ऑरा को देखने के बाद वो बंदा कहता है कि हाँ, एक और नया घटिया ट्रेस ऑरा रिलीज करने वाला बंदा यहाँ पर आ चुका है।
मेरा टाइम वेस्ट मत करो और खुद का भी वेस्ट मत करो, यहाँ से चला जाओ, और नेक्स्ट पर्सन को बुलाता है। ये फेंग की इस तरीके की बेइज्जती होते देख ये फेंग के पीछे खड़े लड़के भी उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं, और हिलेरियस तरीके से उसके लेवल और उसके बारे में विभिन्न प्रकार की गलत गलत बातें करने लगते हैं। ये सब देखने के बाद ये फेंग को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। इंस्ट्रक्टर से वो कहता है कि इंस्ट्रक्टर ली, आप मेरे ऑक्यूपेशन के बारे में ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि वो एक प्रकार का वेरिएंट है जिसमें मेरी नींव बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। आपको एक मौका तो मुझे देना ही होगा ताकि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं। ये फेंग को अपने सामने इस तरीके से बोलता देखने के बाद इंस्ट्रक्टर भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है सॉलिड फंडामेंटल। फंडामेंटल यानी तुम कहना क्या चाहते हो? लेवल 1 का आदमी मुझे सिखाएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ? सिक्योरिटी, इसको बाहर निकालो और इसको बाहर जाकर फेंक दो। ये फेंग उसके सामने एक एडमिशन लेटर रखता है और वो कहता है कि एडमिशन गिल्ड के हिसाब से कहा गया है कि यहाँ पर ऑक्यूपेशन किसी भी तरीके का हो, लेकिन उसका टेस्ट लेना जरूरी है, वो भी बिल्कुल ही केयरफुली, और ऐसा ना हो तो मैं रिपोर्ट करने के लिए बिल्कुल ही सक्षम हूँ। तभी वो अपना फोन निकालता है और सुपरवाइजर बेरू को फोन करता है, और वो कहता है कि क्या मेरी बात सुपरवाइजर बेरू से हो सकती है? यहाँ पर एक टीचर है जो कि मुझे एग्जाम एकेडमी में एग्जाम देने के लिए मना कर रहा है, और वो मेरे साथ बदसलूकी भी कर रहा है। अभी इंस्ट्रक्टर अचानक से ये फैंक के पास सामने आ जाता है, और उसका फोन छीनने के बाद वहां पर उससे कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में रिपोर्ट करने की? मैं ये बिल्कुल ही बिलीव नहीं कर सकता कि एक लेवल 1 का फार्मर जो कि एक टेस्ट को पार करने में इतना ज्यादा सक्षम हो सकता है। मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। तभी उसकी सारी बातें सुनने के बाद आजू बाजू के लोग भी बहुत ही ज्यादा गपशप करने लगते हैं। वो इंस्ट्रक्टर फिर से कहता है कि मैं देखता हूँ कि तुम इस कैसे एग्जाम को पार कर सकते हो। अगर तुम एग्जाम में पार नहीं कर पाए तो अपना मुंह रगड़ते हुए यहाँ से निकल जाना। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग बाहर निकल चुके होते हैं। सामने की ओर दिखाया जाता है कि एक एग्जामिनेशन के लिए वहां पर बहुत सारी भीड़ जमा होती है। वहां पर 2 पोर्टल होते हैं। तभी एग्जामिनेशन के लिए वो बंदा फिर से कहता है ये फैंग से कि बच्चे अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन ये फेंग मना करते हुए वहां पर से निकल जाता है और पोर्टल में चले जाता है, जहां पर वो पोर्टल में से अंदर घुसने के बाद बहुत ही ज्यादा जंप मारते हुए वो अंदर की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी एचवन वहां पर रुक जाता है और वो कुछ अपने माइंड में सोचने लगता है। वो सोचता है कि अब मौका आ चुका है यहाँ पर मैजिकल हॉर्न रैबिट को ढूंढने का और उससे खत्म करने का। मुझे पता है कि आप लोगों को इस तरीके से एक्सप्लेन सुनने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा नहीं आता, तो मैं थोड़ा सा फन देकर टेक्सचर ऐड करके आपको थोड़ा सा फन दिखाना चाहता हूँ, जो कि आप देखने के बाद कमेंट जरूर करना कि ये आपको पसंद आया कि नहीं। हम देखते हैं कि ये फेंग ने वहां पर अपने ज्यादा ही दादाजी की जड़ी बूटी को निकाल दिया होता है। उसके बैग में बहुत ही ज्यादा भरपूर मात्रा में कैरेट यानी बोले तो गाजर की समूह खेती को उगाने के बाद वो यहाँ पर लेकर आ चुका है खरगोशों को पकड़ने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके द्वारा जमीन के ऊपर बहुत सारे खरगोशों को पकड़ने के लिए गाजर को बिछा दिया गया है। वहां पर एक बहुत ही प्यारा सा नाजुक सा नमणीय बोले तो एकदम क्यूट वाला रेबिट आ चुका होता है गाजर खाने के लिए। लेकिन वहां पर निर्दय हमारे लीफेंग के द्वारा बहुत ही गंदी तरीके से उस रैबिट को मार दिया जाता है अपने दोनों अंडे के द्वारा। तभी वो अपने अंडे से कहता है कि लोंडो तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, तो कृपा करके मेरे लिए बहुत सारे रैबिट का शिकार करके मेरे सामने लेकर आओ, ताकि अपना भाई रोला जमा सके उस साले कमीने के ऊपर। ये फैंग कहता है बाद में कि तुम जितना चाहो उतना रैबिट को मार डालो, बाद में मेरे पास उसको जमा करने के लिए ले आओ। इसकी बातें सुनने के बाद ही दोनों अंडे वहां से छूमंतर हो जाते हैं। नेक्रोमेंसर अंडर की तरफ जाता है, जहां पर वो अपनी स्वॉर्ड से बहुत सारा रेबिट को मार देता है। बाद में वो प्रिस्ट यानी वो पुलिसमैन वाले अनडेड के पास जाता है, जहां पर वो अपने मैजिक स्किल का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी बॉल को बना देता है, और उसके बाद उसको मारने के बाद वो येफेंग के पास लेकर आ जाता है। वो दोनों की इस तरीके की पावर देखने के बाद येफेंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो कहता है कि इन दोनों की पावर देखने के बाद मैं खुद ही शौक हूँ कि ये दोनों लेवल 1 पर होने के बाद भी कितने ज्यादा पावरफुल हैं। इस इंस्ट्रक्टर अपनी घंटी को बजा देता है, गलत मत समझना, घंटी को बजा देता है। बाद में सभी लोगों को बुला लिया जाता है और वो अपने इंस्ट्रक्टर के द्वारा बताया जाता है कि सभी लोग अपने अपने रैबिट को मेरे सामने रखो, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम पास हुए हो या फेल। इतना सुनने के बाद सभी लोग अपने अपने रैबिट को दिखाने लगते हैं। कुछ लोग 2-3 रैबिट को दिखाता है। उसकी वजह से इंस्ट्रक्टर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम सभी लोग फेल हो चुके हो। तभी वहां पर एक बंदा आता है जिसके पास 4 रैबिट होते हैं और वो बंदा इंस्ट्रक्टर से कहता है क्या मैं पास हो चुका? इंस्ट्रक्टर उसके 4 रैबिट को देखने के बाद वो कहता है कि बच्चे, ऑब्वियसली तुम पास हो चुके हो, वरना यहाँ पर तो कुछ लोग अपनी अपनी बड़ाई करने के बाद अपने टैलेंट को हायर दिखाने के बाद कहते हैं कि क्या मैं पास हो सकता हूँ?
इतना कहने के बाद वो ऑब्वियस सी बात है, वो इंस्ट्रक्टर ये फैंग को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से ह्यूमिलेट करने के बारे में सोच रखता है। तो यहाँ पर ये फैंग के बारे आते हैं। यहाँ पर ये फैंग को अपने हाथ में कुछ ना रखते हुए देखने के बाद वो बंदा ये फैंग को कहता है कि ट्रेस कचरे, मैं तुमसे बेट लगाता हूँ कि यहाँ पर तुमने एक भी रेबिट को हार्वेस्ट नहीं किया होगा, यानी कि एक भी रेबिट को हमला करके उसको पकड़ा नहीं होगा। यहाँ पर एक डायलॉग तो नहीं लिखा है, लेकिन मैं ऐड कर देता हूँ। बेटे अभी रुक जरा, तेरे को दिखाता हूँ औकात किसे कहते हैं। इतना कहने के बाद वो अपना मैजिक सर्कल को ओपन कर लेता है। उसमें से ढेरों सारे बहुत सारे रेबिट बाहर निकल जाते हैं, जिसके नीचे वो दोनों दब भी जाते हैं। उसको देखने के बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसकी आंखें और मुंह चौंधिया जाता है। वेफन कहता है कि मैं यहाँ पर 500 रेबिट लेकर आ चुका हूँ, क्या तुम इससे गिनना चाहते हो? उसकी बातें सुनने के बाद वो इंस्ट्रक्टर भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि 500 500 रेबिट, तुमने यहाँ पक्का चीटिंग की होगी, तभी जाकर तुम इतने ज्यादा रेबिट ला चुके हो यहाँ पर। तभी वहां पर अकेडमी का डायरेक्टर आ जाता है और वो कहता है कि इनफ हो चुका है यहाँ पर, तुम अपनी उम्र को तो देखो, और तुम एक बच्चे को परेशान कर रहे हो जो कि यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आया है। डायरेक्टर, आप यहाँ पर कैसे आ चुके हैं? ऐसा वो इंस्ट्रक्टर कहता है। तभी उसकी बातें सुनने के बाद डायरेक्टर कहता है, अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो मेरे सारे के सारे पालतू रेबिट को कोई मार देता, जिसके पास एक प्रोफेशन भी नहीं है। डायरेक्टर ये फेंग से कहता है कि बच्चे बधाई हो, तुम पास हो चुके हो, चलो मिठाई बटाओ। ये बात सुनने के बाद ये फेंग भी कहता है कि डायरेक्टर, आपकी इतनी ज्यादा काइंडनेस और सत्यवादिता के लिए मैं आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। ये सुनने के बाद डायरेक्टर कहता है, रुको जरा, मैंने तुम्हें कहीं देखा होगा, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा फेमिलियर फीलिंग दे रहे हो, समझ रहे हो? ये सुनने के बाद ये फैंकी फट जाता है उसके सामने। उसे लगता है कि उसकी मौत खड़ी है और वो सोचता है कि क्या मेरा सीक्रेट यहाँ पर एक्सपोज हो गया? लेट्स गेट स्टार्टेड। तभी प्रोफेसर कहता है, बच्चे तुम्हारा प्रोफेसर लिनये के साथ क्या रिलेशन है? तभी लिनफेंग कहता है अपने माइंड में, हाँ बच गया, शायद प्रोफेसर को पता नहीं चला कि मैं ही था जिसने नेक्रोमेंसर का प्रोफेसर को इस्तेमाल किया था। शायद इनको कुछ भी नहीं पता चला अभी भी। तभी लिनफेंग हंसते हुए कहता है कि लिन, ये मेरा फादर है, क्या आप उनको जानते हैं? तभी प्रोफेसर उसकी बातें सुनने के बाद हंसते हुए कहते हैं कि अच्छा, तो तुम मेरे पुराने दोस्त लिन ये के बारे में बात कर रहे हो, तुम उसके बच्चे हो। हाँ, तो तुम यहाँ पर एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए आए हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हारे अंकल के पास बहुत सारी पावर है, तुम बोलो तो सही, तुम्हें यहाँ पर कोई भी परेशानी हो रही हो तो तुम्हें मैं सॉल्व करने में उसमें मदद कर सकता हूँ। उन सभी की बातों के बीच में वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि एक इंस्ट्रक्टर होती है। वो कहती है, डायरेक्टर, आप यहाँ पर ये सब क्या बातें कर रहे हैं? आप लोगों को सभी लोग बच्चे देख रहे हैं। तभी उसकी बातें सुनने के बाद डायरेक्टर भी उनकी तरफ देखता है, जहाँ पर ये फैंक जब वहाँ पर परेशानी में था तब ये सभी लोग उसके ऊपर तंज कस रहे थे। तंज यानी बहुत ही ज्यादा गंदी बातें कर रहे थे उसके बारे में। तभी डायरेक्टर ये फैंग से कहता है कि एनीवेज, अंकल के पास तो कुछ बिजनेस है, इसकी वजह से अंकल को यहाँ से जाना होगा, लेकिन जब तुम अकेडमी में एनरोलमेंट हो जाएगा तुम्हारा, तब मैं अंकल तुम्हें यहाँ पर अकेडमी के बारे में कुछ सिखाएंगे और तुम्हें यहाँ पर घुमाएंगे भी। तभी डायरेक्टर वहां से हवा में गायब होते हुए ये फैंग को बाय करते हुए वहां से निकल जाते हैं। तभी ये फैंग अपने माइंड में सोचता है कि ये डायरेक्टर मुझे क्यों इतनी ज्यादा अजीब फीलिंग दे रहा है? क्या इसको पता नहीं चला कि मैं भी एक नेक्रोमेंसर हूँ? तभी वहां पर वो इंस्ट्रक्टर लेडी आती है और वो कहती है कि सभी बच्चों ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो भी लोग पास हो चुके हैं वो मेरे पीछे आए और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करें, और जो भी यहाँ पर नहीं पास हुए वो लोग चिंता मत करिए, आपको दूसरा मौका भी मिलेगा आगे जाकर, जब आप इसको पास करने के बाद नेक्स्ट एग्जाम में आ जाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुनविल डिवीजन इन्वेस्टिगेशन रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर बैठे होते हैं, यानी कि पुलिस समझ सकते हो यहाँ का। तभी वहां पर एक इंस्ट्रक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है वही नेक्रोमेंसर वाले केस के ऊपर। तभी वो अपने माइंड में सोचता है कि डैन और जिया दोनों एक साथ कैसे डिसअपेयर हो सकते हैं। मुझे लगता है कि डैन ने कोई ऐसा सीक्रेट डिस्कवर कर लिया होगा जिसकी वजह से जियाओ ने उसे पकड़ लिया, और इसी बीच में वो दोनों एक साथ गायब हो चुके हैं। मुझे इसका इन्वेस्टिगेशन करना ही होगा। तभी वो इन्वेस्टिगेटर सभी से कहता है कि मुझे लगता है कि उन दोनों का एंड बातचीत के बाद नहीं हुआ है, वहां पर कुछ ना कुछ हुआ होगा। मुझे लगता है कि उनके पीछे भी कोई और हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पर यह हादसा हो चुका है। यहाँ पर जियाओ के पीछे कोई ना कोई होगा जिसने जियाओ का इनहेरिटेंस टैलेंट को अवेकन कर लिया होगा। मुझे उसे ढूंढना ही होगा।
तभी वो इंस्ट्रक्टर सभी से कहता है चिल्ला कर कि बिल्कुल सही, मैंने ढूंढ लिया, मैंने यहाँ पर ये ढूंढा है कि हम सभी नेक्रोमेंसर टैलेंट वालों बंदों को एक साथ पकड़ लेंगे, बाद में हमको पता चल जाएगा, सच यहाँ पर सबसे बाहर आ जाएगा कि आखिरकार यहाँ पर मैटर हुआ क्या है। वहाँ पर एक दूसरा इन्वेस्टिगेटर कहता है टुका बस करो, यहाँ पर ऐसी बचकानी बातें करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्रेडिट चाहिए लेकिन ऐसी बातें करना तो बंद करो। तभी हमें पता चलता है कि इस इन्वेस्टिगेटर का नाम टोका है। वो कहता है कि तुम सभी लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं ना, ये मैंने सच कहा ना, लेकिन रुको, तुम इंतजार करो, मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करूंगा और मैं सबूत को खोज के निकालूंगा। तभी वहां पर टोका गुस्सा करने के बाद वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर खड़ी एक लेडी इंस्ट्रक्टर कहती है कि क्या हमें इसको रोकना नहीं चाहिए, आखिरकार वो ड्यूक का एक आदमी है। उन दोनों की बातों को रोकते हुए वहां पर डायरेक्टर की एंट्री होती है। डायरेक्टर उन सभी से कहता है कि ऊपर से ऑर्डर दिए गए हैं कि यहाँ पर हेज या जहां पर भी देखे उनको इंस्टेंट मार दिया जाए। तभी वहां पर जो इंस्ट्रक्टर दूसरा बैठा हुआ था मेल, वो कहता है डायरेक्टर क्या हो अगर हेज या पहले से ही मर चुका हो। उसकी बातों का जवाब देता है डायरेक्टर कहता है कि अगर उसने अपनी आइडेंटिटी पहले से ही चेंज कर ली तो वॉटेवर जो भी कोई हो, सामने कोई भी नेक्रोमेंसर एबिलिटी का इस्तेमाल करे, स्किल का इस्तेमाल करता है, उसको मार दो। यही ऊपर से ऑर्डर आया है, क्या तुम लोग सभी लोग समझ चुके हैं यहाँ पर। डायरेक्टर की ऐसी बातें सुनने के बाद मुझे यही लगता है, ये फैंग तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तो ये डायरेक्टर ही है जो कि तेरे एल लगाने के पीछे पड़ा हुआ है। उनकी बातों से ध्यान बढ़ता है और हमें दिखाई जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमी का रीटेस्ट मिशन हॉल। तभी वहां पर स्टेज का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो पिंक हेयर वाली इंस्ट्रक्टर आती हैं जो कि सभी को अनाउंसमेंट करते हुए कहती हैं कि यहाँ पर जो भी रिच टेस्ट मिशन को फॉलो करने के लिए आए हैं वो मेरी बातें सुने। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट लेवल 5 के डंजन को क्लियर करने के लिए तैयार हैं जो कि सिटी के बाहर है, यहाँ पर टाइम लिमिट है 3 घंटे। जो कि यहाँ पर 20 डेमोनिक 20 लेयर के डंजन है उसे क्लियर करने के लिए रेडी हैं, वही बच्चे हमारी एकेडमी में दाखिल होने के लिए काफ़ी हैं। इंस्ट्रक्टर की ऐसी बातें सुनने के बाद सभी बच्चों में बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल फैल जाता है। सभी बच्चे कहने लगते हैं कि यहाँ पर हम सभी लोग 4 और 5 लेवल के हैं, हम कैसे इस लेवल 5 की डंजन को क्लियर कर सकते हैं। दूसरा बच्चा कहता है कि हमारे पास बॉस को डाउन करने का चांस होगा लेकिन यहाँ पर 3 घंटे का ही समय है, हम कैसे ये सब कर पाएंगे या करना कोई पॉसिबल भी है। ऐसी सब बातें सभी लोग करने लगते हैं। तभी इंस्ट्रक्टर उनको डरे हुए देखने के बाद कहती है हंसते हुए, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें अकेले क्लियर करने की इजाज़त नहीं दूंगी क्योंकि तुम सभी लोग अभी इतने ज़्यादा तैयार भी नहीं हो कि इसको क्लियर कर सको, इसी वजह से तुम लोगों को टीम बनाने की अनुमति दी गई है। लेकिन यहाँ पर ये तर्क है कि यहाँ पर सभी लोग सिर्फ 5 लोगों की ही टीम बना सकते हैं। अगर तुम यहाँ पर टीम फॉर्म कर दो तो फिर बाद में आकर मेरे पास रजिस्टर करा देना ताकि मैं तुम्हें टाइमर को तुम्हारा स्टार्ट कर दूं। इंस्ट्रक्टर की बातें सुनने के बाद सभी बच्चे लोग अपने टीम को बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। सभी लोग अपने हाथ को उठाते हैं, बाद में सभी अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से सभी को बताने लगते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमें टीम में किसकी ज़रूरत है, ये सभी लोग वो तर्क निकालने लगते हैं। उन सभी के बीच में हमारा ये फैंग बहुत ही ज़्यादा शांत और डेलिकेट तरीके से खड़ा होता है अपनी सिस्टम विंडो में देखते हुए। वो बहुत ही ज़्यादा काम तरीके से अपनी सिस्टम विंडो में कुछ कर रहा होता है। तभी ये फैंग की तरफ कोई लड़की चलते हुए आती है। हमें दिखाया जाता है कि ये फैंग भी उसे देखने के बाद थोड़ा सा हैरान तो हो जाता है। तभी वो लड़की ये फैंग के सामने अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है कि मेरा लेवल 7 है, मैं मैजिक टाइप के ऑक्यूपेशन के साथ अवेकन हुई हूँ। मैंने तुम्हारा प्राइमरी टेस्ट देखा है जहाँ पर तुमने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुमने अपने आप ही अकेले ही इतने सारे रैबिट को मार दिया जो कि मैजिक हॉर्न रैबिट हैं। मैं तुम्हारे साथ एक टीम फॉर्म कर सकती हूँ। तभी ये फैंग उसके प्रपोजल के बारे में सोचता है और अपने माइंड में कहता है कि ये 7th लेवल की है, ये डेफिनेटली इतनी ज़्यादा पावरफुल तो है कि लेवल 5 की डंजन को आसानी से अकेले ही क्लियर कर दे। लेकिन अगर मैं फार्मर होता तो प्रोबेबली मैं इतना ज़्यादा हैप्पी हो चुका होता यहाँ पर कि मैं उसकी टीम को ज्वाइन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होता। लेकिन यहाँ पर मेरी नेक्रोमेंसर एबिलिटी आ जाती है जिसको मैं किसी को भी नहीं दिखा सकता। अगर मैं एक्सपोज हो गया तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो सकती है, इसी वजह से मैं इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसी वजह से एफेंग उस लड़के से कहता है कि सॉरी मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे ये तुम्हारा प्रस्ताव रिफ्यूज़ करना होगा क्योंकि मैं अकेला प्रेफर करता हूँ कि अकेला इस डंजन को क्लियर करूँ। ये फैंग की बातें सुनने के बाद वो लड़की ज़्यादा चैप नहीं होती और वो कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि तुम इस डंजन को आसानी से और स्मूथ तरीके से क्लियर कर दो। इतना कहने के बाद वो दोनों बिछड़ जाते हैं। बाद में ये फैंग इंस्ट्रक्टर के पास जाकर कहता है कि मैं अकेले इस डंजन को सोलो करना चाहता हूँ। तभी इंस्ट्रक्टर कहती है कि यहाँ पर लेवल बहुत ही ज़्यादा है, क्या तुम सच में अकेले इसको पार करना चाहते हो। तभी ये फैंग कहता है कि हाँ इंस्ट्रक्टर, मैं इसको अकेले पार करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे अपना मिशन दे दें। इंस्ट्रक्टर फिर से ये फैंग को मिशन देते हुए कहती कि क्या तुम सच में अभी भी सोलो करना चाहते हो।
तुम जानते हो ना, ये बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का डिफिकल्टी हो सकती है। तुम इसके रिवॉर्ड के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना, सोलो क्लियर रिवॉर्ड के बारे में? द ब्लैक बेयर गिल तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का रिवॉर्ड हो सकता है, लेकिन तुम्हें अभी भी अपनी लिमिट में रहकर अपनी एबिलिटी को पहचानने के बाद ये मिशन को लेना चाहिए। आपके रिमाइंडर के लिए थैंक यू, लेकिन मैं इसको अकेले ही क्लियर करना चाहता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और आउट साइड डेमोनिक बीस्ट लेयर डंजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्टर खड़े होते हैं। वहाँ पर कुछ लोग भी खड़े होते हैं। तभी एफएन भी वहां पर पहुंच चुका होता है। तभी एफएन को अकेले जाता है देखने के बाद वहां पर खड़े इंस्ट्रक्टर उससे कहते हैं कि स्टूडेंट, तुम अपने टीममेट के साथ क्यों नहीं आए हो? तुम्हारे टीममेट कहाँ पर है? तभी एफएन उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर अकेला करने क्लियर करने के लिए आया हूँ। तभी वहां पर एक इंस्ट्रक्टर बहुत ही ज्यादा दांत पीसते हुए कहता है, क्या तुम अकेले यहाँ पर आए हो? लेवल 5 का डंजन बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का होता है। क्या तुम अभी भी अकेले क्लियर करना चाहते हो? शायद तुम्हें अकेला नहीं करना चाहिए, और तुम जब अपने टीममेट के साथ मिल जाओ तब जाकर तुम यहाँ पर वापस आना। अपने आप को इस तरीके से रोकते देखने के बाद ये फेंग अपने पास रखा स्क्रॉल को निकाल देता है और कहता है कि ये मिशन स्क्रॉल है, जहाँ पर साफ लिखा है कि यहाँ पर स्टूडेंट को सोलो एंट्री के लिए परमिशन दी गई है। ये फेंग के इस तरीके के बिहेवियर को देखने के बाद दोनों इंस्ट्रक्टर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि प्रोबेबली ये बच्चा सोलो क्लियर रिवर्ट के बारे में सोच रहा होगा, जो कि बेयर गिल है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि इस बच्चे के पास बहुत ही ज्यादा हिम्मत है, लेकिन इसको अपने लिमिट में रहकर सोचना चाहिए कि ये कितने ज्यादा पावरफुल डंजन है। यहाँ पर पार करने के लिए इसको कितनी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है। बाद में ये फेंग भी उसके अंदर चला जाता है, डंजन के अंदर, और वो दोनों गुड लक कहते हैं ये फेंग को। तभी हमें डंजन का अंदर का सीन दिखाया जाता है, डेमोनिक बीस्ट लेयर डंजन का इंटीरियर। तभी वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर के बहुत सारे एग पड़े होते हैं, जहां पर उसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा है। ये फेंग भी वहां पर डंजन के अंदर प्रस्तुत हो जाता है, और ये फेंग की चारों तरफ से ओरा रिलीज होने लगता है। तभी ये फेंग के सामने दो बहुत ही बड़े लिजर्ड मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिनको देखने के बाद ये फेंग अपने माइंड में सोचता है कि यहाँ पर लेवल 3 और लेवल 4 के मॉन्स्टर हैं, जिनको देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं लेवल 6 तक पहुंचने के लिए मुझे कोई भी खतरा नहीं होगा। सामने के मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए ये फेंग अपने दोनों समन को भेज देता है। दूसरी तरफ देखता है जहाँ पर बहुत सारी रेड कलर की आई दिखाई देती है। उसको देखने के बाद ये फेंग कहता है कि हाँ, तो मुझे यहाँ पर अपने नए समन मेथड का इस्तेमाल करने के लिए टाइम मिल ही गया। तभी वो अपने स्किल को एक्टिव कर देता है, अनडेड समनिंग, जिसकी वजह से सामने पड़े हुए जो भी लिजर्ड मॉन्स्टर थे वो भी फिर से अनडेड बन जाते हैं और ये फेंग के सामने आ जाते हैं। ये फेंग उन सभी को ऑर्डर देता है मिनोटॉर चार्ज, जिसकी वजह से वो सभी के सभी लिजर्ड मॉन्स्टर्स आमने की ओर बहुत सारे मॉन्स्टर के ऊपर चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर उसका बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। तभी ये फेंग कुछ नोटिस करता है और वो अपने माइंड में सोचता है कि मैं जो मॉन्स्टर को अनडेड बनाता हूँ उनके अंदर आक्रामकता बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन उनके अंदर माइंड बहुत ही ज्यादा कम है। इसी की वजह से वो मेरे सारे के सारे आदेशों का पालन बहुत ही आसानी से करते हैं। तभी वो अपने माइंड में सोचता है कि वो मेरा बहुत ही ज्यादा कम मानक कंज्यूम करते हैं, मैं इनको समन करता हूँ तब। क्या ये लड़ने के अलावा खेतों में पानी देने का काम भी कर सकते हैं? इसका माइंड से तो देखो ना, यहाँ पर वो इतना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो अपने खेत के बारे में ही सोच रहा है। ये फेंग के आदेश पर वो दोनों सामने की ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं कि नेक्रोमेंसर वाला जो अनडेड है वो अपने हाथों में स्पेयर का समन कर लेता है। बाद में वो बहुत सारे पंछी वाले मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। बाद में हम देखते हैं कि वो मैजिक वाला अनडेड भी बहुत ही ज्यादा अपने बबल्स को बना लेता है। बाद में वो सभी के सभी पंछियों को अपने ट्रैप में शामिल कर देता है। बाद में वो उन सभी को मार देता है। वहां पर अनडेड अपनी खून पसीने की मेहनत से ये फेंग के लिए एक्सपीरियंस जमा कर रहे हैं, और यहाँ पर ये फेंग क्या सोचता है तुम्हें पता है? ये फेंग सोचता है कि ह्यूमन अनडेड का माइंड बहुत ही ज्यादा शार्प होता है, नॉर्मल मॉन्स्टर अनडेड की तरह। यहाँ पर वो कॉम्बैट में भी बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं फ्यूचर में इन सभी लोगों को खेती के काम में लगाऊं? यहाँ पर वो बीज रोप सकते हैं, बाद में पानी दे सकते हैं, ऐसा सब वो सोच रहा होता है। ये फेंग के सामने की ओर देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लिजर्ड मॉन्स्टर इकट्ठा हो चुके थे। वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ये फेंग का लेवल 7 हो जाता है। तभी ये फेंग के चारों तरफ सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके चारों तरफ उसके अनडेड मॉन्स्टर खड़े होते हैं उसके साथ। तभी ये फेंग अपने माइंड में सोचता है कि मैंने 1 घंटा और आधे घंटे के भीतर में बहुत सारे मॉन्स्टर को मार दिया है, जिसकी वजह से मैं अभी बॉस के रूम में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा काबिल हो चुका हूँ। इसी के बाद वो बॉस के रूम के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ जाता है। बॉस के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारी जंजीरें होती हैं।
तभी हमें दिखाई देता है कि जंजीरों की मदद से बॉस मॉन्स्टर को बांधा गया है ताकि यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर मॉन्स्टर की हंटिंग कर सकें। अपने सामने ये फैंग को देखने के बाद वो मॉन्स्टर भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और रोर करने लगता है। तभी ये फैंग की तरफ सीन जाता है जहाँ पर ये फैंग उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि मुझे कुछ इसी तरीके के मॉन्स्टर की जरूरत थी। यहाँ पर बॉस मॉन्स्टर के ऊपर मैं अपने सभी के सभी पावर का इस्तेमाल करके देखना चाहता हूँ क्या होता है अगर मैं सभी के सभी पावर को इस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर इस्तेमाल करूँ। इतना कहने के बाद वो अपने सभी के सभी पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ जाता है। बॉस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए ये फेंग सभी को ऑर्डर देने लगता है। हे लिन, तुम सामने की ओर से इस मॉन्स्टर को बांधो। ये यू है, तुम सामने की ओर से इस मॉन्स्टर के ऊपर कष्ट डालो ताकि ये वीक हो सके। और तुम सभी लोग दूसरे मॉन्स्टर, तुम सामने की ओर और पीछे से हमला करो ताकि ये परेशान हो सके और उसके जॉइंट और उसकी आंखों के ऊपर हमला करो। ये फेंग के ऑर्डर के साथ ही सभी लोग अपने अपने तरीके से हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं ये फेंग की तरफ। तभी वो खाते हुए अपने माइंड में सोचता है कि उनका कोऑर्डिनेशन अभ्यास के साथ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो चुका है। तभी वो बेर खाते हुए हमें दिखाई देता है कि उसका माना भी रिकवर हो रहा होता है। 666% से माना की रिकवरी, 888% से माना की रिकवरी, ऐसे करके माना रिकवर हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ये फेंग के ऑर्डर के अनुसार वो नेक्रोमेंसर वाला बंदा वो बेर मॉन्स्टर को अपनी जंजीरों की मदद से चारों तरफ से घेर लेता है और उसके ऊपर अपने बहुत सारे हथियारों से हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी हम सामने की ओर देखते हैं कि ये फेंग का लेवल 8 हो चुका होता है। बॉस मॉन्स्टर को हराने के बाद ये फेंग उसकी लूट की तरफ जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उसको मिले हैं सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट उसके कॉन्स्टिट्यूशन में बढ़ोतरी में। इसको देखने के बाद ये फेंग अपने माइंड में कहता है, क्या सिर्फ 10 पॉइंट, वो भी मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में? इससे अच्छा तो मेरे प्लांट है जिसकी मदद से मैं बहुत ही ज़्यादा कम लेवल पे होते हुए भी बहुत ही ज़्यादा पावर को गेन कर सकता हूँ। ये तो मेरे प्लांट के कचरे के समान भी नहीं है। तभी सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है जहाँ पर उसको डंजन के रिवॉर्ड मिल रहे होते हैं। उसके दोनों क्लास होने के कारण दोनों क्लास के अंदर रिवॉर्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होता है। उसे देखने के बाद ये फेंग सोचता है, क्या मेरी दोनों क्लास होने के कारण मुझे रिवॉर्ड भी डबल मिलते हैं? अगर डंजन सच में डबल रिवॉर्ड देता है तो मुझे लगता है कि मेरी फसल लगाने पर भी मुझे डबल रिवॉर्ड मिल सकते हैं। अभी डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो सभी के सभी इंस्ट्रक्टर येफेंग को अकेले देखने बाहर निकलते देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं, क्या इस बंदे ने अकेले ही इस डंजन को क्लियर कर दिया? मुझे ज्यादा बकवास करने की आदत नहीं है, इस वजह से इन साल सभी बकवास करने वाले लोगों को ऊपर ध्यान नहीं देते। ये सभी के सभी ये फेंग को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए ही काम करते हैं। तभी ये फेंग इंस्ट्रक्टर के पास जाता है, जहां पर जाकर वो कहता है कि इंस्ट्रक्टर, मैं यहाँ पर वापस आ चुका हूँ अपने मिशन को लेकर। तभी इंस्ट्रक्टर उसके मिशन के ऊपर टिक मार्क देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान और गुस्से में आ जाती है। क्या इसने अकेले में पास कर दिया, वो भी सोलो? इंस्ट्रक्टर को अपने सामने इस तरीके से परेशान होते देखने के बाद ये फेंग भी बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। यहाँ पर इंस्ट्रक्टर ये फेंग से कह रही है कि तुमने भले ही इस टेस्ट को पार कर दिया लेकिन ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। अगर तुम वहां पर जाकर मर जाते तो यहाँ पर एकेडमी का नाम खराब हो सकता था, इसलिए आगे से ध्यान रखना। इंस्ट्रक्टर की बातें सुनने के बाद ये फेंग भी कहता है कि इंस्ट्रक्टर मैं समझ गया, आपका थैंक यू इसके बारे में। तभी वो इंस्ट्रक्टर फिर से ये फेंग से कहते हैं कि फाइनल इंस्ट्रक्टर इंटरव्यू बाद में शुरू होने वाला है एक ऑडिटोरियम में, तो तुम वहां पर पहुंच जाना, पहले जाकर तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। इतना सुनने के बाद ये फेंग भी वहां से चला जाता है। तभी वो इंस्ट्रक्टर ये फेंग के बारे में सोचते हुए अपने माइंड में कहते हैं कि आई होप अभी के लिए तो ये बच्चा समझ जाए, लेकिन ये अकेडमी में घुसने के लिए इतना ज़्यादा रश करना बहुत ही गलत बात हो सकती है इसके लिए। बाद में ये फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने सामान को लेने के बाद वहां से जा रहा होता है। तभी उसे अपने पीछे कुछ लोग महसूस होते हैं। वो जान चुका था कि उसके कोई लोग पीछा कर रहे हैं। बाद में वो अपने मैजिक सर्कल को ओपन करने के बाद वहां से कुछ करता है। यहाँ पर उसका पीछा करने वाले तीनों बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि उस बंदे ने इतनी आसानी से कैसे उस डंजन को पार कर लिया। शायद वो छुप कर बैठा होगा, सही टाइम पे वो शायद बॉस वीक हो गया होगा, उसकी वजह से उसने उसको हरा दिया, ये वाली सारी बातें कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा कह रहा है जल्दी करो, उसको पकड़ लो ताकि हम उसका सामान लूट सकें। इतना कहने के बाद वो सारे के सारे लोग उस येफेंग के सामने आ जाते हैं और कहते हैं ए फार्मर, तुम रुक जाओ यहाँ पर और तुम्हारे पास जो भी सामान है उसे हम सभी को दे दो। इतना कहने के बाद वो अजीबोगरीब पोज बनाने लगते हैं। वो सभी लोग येफेंग के सामने आने के बाद अजीबोगरीब पोज बनाने के बाद वो सभी लोग येफेंग को कहते हैं कि हमें वो तुम्हारे पास जो भी सामान है उसको हमको दे दो और स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो वरना तुम मारे जाओगे यहाँ पर। येफेंग कहता है कि यहाँ पर और भी बहुत सी ज्यादा कैंडिडेट है तो तुमने मुझे ही क्यों चूज किया। तभी वो दांतों वाला बंदा कहता है कि तुमको क्या सच में नहीं पता कि हमने तुम्हें क्यों चूज किया।
एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड के बारे में वो लोग बताते हैं कि रिवॉर्ड तभी मिलता है जब कोई बंदा सोलो डंजन को क्लियर करे, जो कि होता है डेमोनिक बेरगिल, जो कि बहुत ही बढ़िया आइटम है, जिसकी वजह से हम 10 कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर सकते हैं। तुम्हारे जैसे नल्ले फार्मर के पास ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी काम का नहीं है, तो लाओ हमको दे दो वो। तभी एफेंग अपने प्लान के साथ उस डेमोनिक बेरगिल की तुलना करता है कि जो जिसकी मदद से 10 कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट मिलते हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट उसको वाटरमेलन खाने से भी मिल सकते हैं। ये सब सोचने के बाद ये फेंग अपनी बद्धी से शकल बनाते हुए कहता है कि क्या सिर्फ 10 कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट, इसको तो मैं बड़ी आसानी से समर में जब मैं अपने वाटरमेलन को उगाता था ना, तब मैं उसको पा सकता था। कि इतनी घटिया बात है कि इसकी वजह से मैं ये डंजन को क्लियर करूं और मुझको ये मिल जाए, क्या ही घटिया बात है। तभी एफेंग उसके सामने बेरगिल को सामने की ओर रखता है और कहता है कि क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो। तभी वो बंदा उसको लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में से अलग हो जाते हैं और दूर की ओर छटक जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो वही लड़की होती है जो कि एफेंग को टीम अप करने के लिए बाद में कह रही थी, लेकिन एफेंग ने उसके साथ टीम अप नहीं किया था। तभी वो लड़की कहती है कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्राइवेट फाइट अकेडमी में करना फॉरबिडन है, अगर तुम यहाँ पर करोगे तो तुम्हें यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तुम्हें पता नहीं है कि सब यहाँ पर करना मना है। तभी वो बंदा कहता है अर्लिंग, हम तुम्हारे साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं इस बच्चे के साथ कर रहे हैं, तो हमारे मामले में पंगा अड़ाने की कोशिश मत करो। तभी वो अर्लिंग भी कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर खड़ी खड़ी ये तो नहीं देख सकती ना कि तुम एक कमजोर के ऊपर इतना अपना हाथ डालो और तुम उसके सामान को लूट लो। तभी वो अपना स्टैंड लेती है और अपने पावर को गैदर करने लगती है और कहती है कि अबे क्या, अबे तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं अकेडमी में रिपोर्ट कर दूंगी, बाद में तुम यहाँ से निकाले जाओगे, वो मेरी नहीं गलती है। तभी वो बंदा अर्लिंग से कहता है रिपोर्ट, तुम रिपोर्ट किसकी करोगे, तुम्हारे साथ भी हम यहाँ पर निपट लेंगे, तुम चिंता मत करो, हम तुमको हरा ना सके ये सब बन भी नहीं सकता। इतना कहने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है। तभी वो सारे के सारे बंदे येफेंग और उस लड़की के सामने हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम येफेंग की तरफ देखते हैं, जो कि अपने माइंड में उस लड़की को सोचते हुए कह रहा होता है कि ये लड़की 7-11 के एक्यूपेशन के साथ है, इसका इतना स्ट्रांग तो होना ही चाहिए कि ये अकेले इन सभी मक्खियों को आसानी से हरा सके। इसके लिए मुझे यहाँ पर अपने टैलेंट को उजागर करने की जरूरत नहीं, यानी कि वो नेक्रोमेंसर वाले टैलेंट को इतने आसानी से तो सभी के सामने नहीं यूज कर सकता ना, इसकी वजह से वो ये सब अपने माइंड में सोच रहा होता है। तभी वो लड़की इन सभी को टीम अप करते देख और साथ में हमला करते देख वो बहुत ही ज्यादा डिस्कस हो जाती है और वो कहती है क्या ही गंदी ट्रिक को तुम सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ। तभी वो एफेंग से एक्सपेक्टेशन रखती है कि वो उसके साथ टीम अप करेगा और इन लोगों को हराने में उसकी मदद करेगा। तभी वो पीछे की ओर देखती है जहाँ पर येफेंग की तरफ देखते हैं कि येफेंग वहां से भाग रहा होता है। तभी येफेंग उसकी तरफ वो बैर का गिल फेंकता है और वो भी इसको कैच कर लेती है और येफेंग उससे कहता है कि इसको तुम इस्तेमाल करो और स्ट्रेंजर तुम्हारा थैंक यू जो कि मेरे को यहाँ से बाहर निकलने में मदद की। इतना कहने के बाद वो उसको सल्यूट करने के बाद वहां से भाग जाता है। तो तुम्हारी काइंडनेस के लिए ये तुम्हारा गिफ्ट है। तभी वो लड़की के तरफ से शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि वो सभी के सभी लोग वो लड़की के ऊपर अभी टारगेट लेकर बैठे हैं। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आई थी, ना कि खुद को लुटवाने के लिए आई थी। तभी रेस्टरूम की तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि ये फेंग उस लड़के को खतरे में डालने के बाद यहाँ पर आकर आराम कर रहा है। तभी वो अपने बैग में से स्क्रॉल को निकालता है और वो अपने आप कहता है कि ये स्क्रॉल को मैंने डंजन में से लिया था, बाद में ये मेरे लिए यूजलेस है, ऐसा मेरे को पता चला। क्या इसका रीजन क्या हो सकता है, ये सभी अपने माइंड में सोच रहा होता है वो। तभी वो अपने माइंड में सोचता है कि मेरे पास नेक्रोमेंसर टैलेंट भी है, क्या मैं उसको मिस करने के बाद उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी वो अपने दोनों टैलेंट को अवेकन कर लेता है, बाद में वो उस स्क्रॉल के ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तभी उसका सिस्टम विंडो में लिखा आता है कि उसने एक नई स्किल को सीख लिया है। तभी उसकी स्किल के बारे में उसकी सिस्टम विंडो में दिखाया जाता है कि उसका इस्तेमाल करने के लिए उसका स्पेसिफिक माना और कल्टीवेशन चाहिए होगा। स्ट्रेंथ उसकी 100 की बढ़ जाएगी इसको इस्तेमाल करने के बाद, और चांस है कि इनका लेवल अप हो सके, उसकी क्वालिटी बढ़ सके या फिर उनके 100 कुछ नई स्किल को इस्तेमाल कर सके। तभी वो कहता है कि यह सच में काम कर गया, और इतना कहने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको नई स्किल मिल चुकी थी। वो कहता है कि मुझे सिर्फ अपने दोनों टैलेंट के पावर के इस्तेमाल करने के बाद उसके माना को मिक्स करने की कोशिश करनी चाहिए थी, और ये एक्टिवेट हो गया। इतना कहने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था वहां पर। बाद में वो अपने नए स्किल को इस्तेमाल करने के लिए अपने 100 को समन कर लेता है। बाद में वो अपने ग्रीन एनर्जी अपने
प्लांट वाला एनर्जी को इस्तेमाल करता है अपने अनडेड के ऊपर, जिसकी वजह से उसके अनडेड में लेवल का फर्क पड़ता है। वो 6 से बढ़कर 8 हो चुका था, ये यूए का लेवल 6 से बढ़ने के बाद 8 हो चुका है, और डेमोनिक हॉर्नबेल का लेवल 7 से बढ़कर 9 हो चुका है। बाद में डेमोनिक हॉर्न लिजार्ड का लेवल बढ़ के 5 से 6 और 7 हो चुका है। बाद में वो सोचता है कि ये इतना भी ज्यादा बुरा तो नहीं है, नॉट बैड नॉट बैड। इतना कहने के बाद वो अपने अनडेड सोल्जर के तरफ देखने लगता है। यहाँ पर सभी चीजें ठीक है, लेकिन यहाँ पर गलत चीज सिर्फ यही है कि मैं क्या सच में अपने नए फार्मलैंड को ले पाऊंगा। यहाँ पर मैं अपने परिवार के फार्मलैंड के ऊपर अपने ज्यादातर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मेरे परिवार को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो सकती है। इतना कहने के बाद वो थोड़ा सा आराम करता है। बाद में वो वहाँ घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी उसे पता चलता है कि उसके सामने वही तभी वो अर्लिंग नाम की लड़की उसके दरवाजे के सामने खड़ी होती है। वो कहती है कि हे, तुम्हारा डेमोनिक बैग मेरे पास ही रह गया था, तुम इसे वापस ले लो। तभी एफेंग उससे कहता है कि ये मैंने तुमको दिया था, तुम इसे रख लो। तभी वो लड़की भी बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहती है कि नहीं, ये इतनी ज्यादा वैल्यूएबल चीज मैं कैसे ले सकती हूँ। तभी एफेंग उसके बारे में सोचते हुए कहता है कि ये मैं एक वाटरमेलन खा के ही गेन कर सकता हूँ 10 कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लेकर मैं क्या करूंगा। इतना कहने के बाद वो बहुत ही ज्यादा भद्दी शक्ल बना लेता है अपने माइंड में। तो वीएफएंग उससे कहता है कि तुम सभी लोग इतना ज्यादा ट्रेस को इतना ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट क्यों कर रहे हो कि ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। तभी वो लड़की भी उसकी बातें सुनने के बाद कहती है कि क्या मैंने सही सुना, ये इसको ट्रेस बोल रहा है। ये फेंग उस लड़के के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देता हुए अपने आप को वहां से निकाल लेता है, और वो वहां से निकलने के बाद अपने पावर को टेस्ट करने के लिए आगे की ओर जंगल की ओर जाने लगता है। तभी हमें डीप इन वुड नाम के एरिया की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर ये फेंग पहुंच चुका होता है। वो अपने चारों तरफ देखता है, लेफ्ट एंड राइट। तभी वो उससे कॉन्फर्म कर लेता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। तभी वो अपने नेक्रोमेंसर की एबिलिटी के यूज करने के लिए वो बाहर निकलता है। बाद में वो कुछ क्रॉप्स के ऊपर उसको इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो सभी के सभी क्रॉप्स बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से इवॉल्व हो जाते हैं और वो मॉन्स्टर की तरह दिखाई देने लगते हैं। पिछली बार ये फेंग ने एक कैबेज के ऊपर इसका इस्तेमाल किया था, तब वो कैबेज बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टरस हो गई थी। इसकी वजह से वो कहता है कि मैंने पहले भी इसका इस्तेमाल किया था और इसमें कोई भी डिफरेंस मुझको नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन तभी अचानक ये फेंग अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि रुको। तभी वो अपने सामने देखता है कि वो कॉर्प्स बहुत ही ज्यादा बड़े हो चुके थे और वो बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स दिखाई दे रहे थे। तभी वो अपने माइंड में सोचता है कि हे भगवान, यहाँ पर ये क्या हो गया, ये बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स और बड़े दिखाई दे रहे हैं। क्या तुम सभी लोग बिलीव कर सकते हो कि कॉर्प्स अपने आप मूव कर सकते हैं, यानी कि हिल सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही जोर से एक जंगल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो कहता है कि यहाँ पर मुझे स्पिरिट एनर्जी डिटेक्ट हुई है, मुझे लगता है कि यह मेरे बहुत ही ज्यादा क्लोज है, मैं यहाँ पर पहुंचने ही वाला हूँ। तभी हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, टूका है, जो कि एक इन्वेस्टिगेटर है। हमने पिछले वीडियो में देखा था इसको। तभी टूका कहता है कि मेरा गैस बिल्कुल सही था, क्या यहाँ पर सच में नेक्रोमेंसर का ऑरा रिलीज हुआ था। बाद में थोड़ी देर के बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि टूका और ये फेंग आमने सामने से गुजर रहे होते हैं, लेकिन टूका को कुछ फील होता है और वो ये फेंग के कंधों पर हाथ रख देता है, जिसको इस तरीके से अपने साथ वर्तन करते देखने के बाद ये फेंग भी बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है। तभी टोका ये फेंग से कहता है कि तुम्हारे कपड़ों को देखने के बाद लग रहा है कि तुम एक फार्मर हो। तभी ये फेंग इस तरीके के बिहेवियर को देखने के बाद थोड़ा सा इरिटेट तो हो जाता है, किसी को भी इरिटेशन हो सकती है। वो कहता है कि क्या तुम्हारे साथ फार्मर ने कुछ किया है, तुम्हें प्रोवोक करना या फिर कुछ। अभी थोड़ा सा डिस्कशन के साथ ये फेंग की तरफ देखता है। बाद में वो कहता है कि फार्मर, मुझे बताओ, यहाँ पर तुमने किसी अननोन बंदे को देखा है जो कि स्ट्रेंजर हो और बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से वर्तन कर रहा हो। तभी ये फेंग कहता है कि एक्चुअली में मैंने ऐसे बंदे को देखा तो है। तभी उसकी बातें सुनने के बाद टुका कहता है क्या, कहाँ पर तुमने यहाँ पर देखा है। तभी ये फेंग कहता है यहाँ पर सबसे ज्यादा सस्पिशियस बंदा तो तुम ही हो। यह फेंग की इस तरीके की बातें सुनने के बाद टुका भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे तरीके से ह्यूमिलेट करने की, तुम जानते भी मैं कौन हूँ। मैं हूँ इलाइट ऑफ द सनविल एकेडमी का और मैं नेफ्यू हूँ आयरन ड्यूक लायन का। अपने बारे में बताते हुए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था। इसकी वजह से वो ये फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त हो। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहाँ से वीडियो को हमने छोड़ा था। हमने देखा था कि ये फेंग और टूका के बीच में फाइट हो रही थी। वहाँ पर हम देखते हैं कि टूका ने एक नए फॉर्म को अनलॉक कर लिया है और वो कहता है कि तुम्हारे शब्दों की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंची है, इसकी वजह से तुम्हें अपने शब्दों की कीमत को चुकाना होगा। इतना कहने के बाद वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए ये फेंग के ऊपर बहुत ही तगड़ा वाला हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और हमला कर देता है। टूका के प्रेशर के कारण वहां से पत्थर उड़ते हैं और ये फेंग को लगने लगता है। ये फेंग भी अपने हाथों को क्रॉस करने के बाद उसको रोकने का प्रयत्न करता है,
ये फेंग कहता है कि अगर तुम फार्मर को नीची नज़रों से देखते हो तो तुम्हें इतना भी याद रखना कि एक फार्मर उसे एक हाथ से ही हरा सकता है। वो टुका उसके ऊपर ध्यान ना देते हुए ये फेंग के ऊपर हमला करता है, तो ये फेंग भी कहता है कि चलो देखते हैं फार्मर क्या कर सकता है। यहाँ पर ट्रांसलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ है, इसकी वजह से मैं अपना तरीके से बोलता हूँ कि यहाँ पर उसके अनडेड माना का इफेक्ट इस तरीके का है कि जिसको इस बार एक बार इस्तेमाल करने पर ये फेंग बहुत ही ज़्यादा पैरालाइज हो चुका था, उसके शरीर में नमनस आ गई थी जिसकी वजह से वो हिल नहीं पाया था और बेहोश हो गया था। ऐसा ही ये यहाँ पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तो गाइस माना का इनहेल करने के बाद बहुत ही ज़्यादा खांसने लगता है और वो अपने आप कहता है कि ये कौन सा तरीका का तुमने इस्तेमाल किया है, मेरे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा माना क्यों फेड हो रहा है, मेरी स्ट्रेंथ भी गायब हो रही है। इतना कहने के बाद वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। ये फिर कहता है कि यहाँ पर मॉन्क सूट नाम का पाउडर का इस्तेमाल करते ही इतना ज़्यादा आसानी से मैंने इसको हरा दिया, ये यहाँ पर फील्ड पर कहीं पर भी मिल सकता है। बाद में ये फैंग कहता है कि ये है हमारी फार्मर की एबिलिटी। इतना कहने के बाद वो अपने हाथों में ग्रीन ऑरा रिलीज करते हुए टुका के थोबड़े के ऊपर एक पंच जड़ देता है जिसकी वजह से वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है। बाद में ये फैन उसके कपड़े उतार कर उसको पेड़ के साथ लटका देता है। तुम्हारे जैसा आदमी एक फार्मर को भी नहीं हरा सकता और तुम चाहते हो कि तुम्हें सब लोग इलाइट बोले, क्या ही घटिया बात है। मैं तुम्हें यहाँ ठंडा होने के लिए छोड़ देता हूँ, कोई भी आएगा तो तुम्हें ढूंढने के बाद तुम्हें कंसिडर करेगा। बाद में तुम सोच लेना तुमने यहाँ पर क्या सीखा मुझसे। वे एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि सारे के सारे कैंडिडेट कृपया करके यहाँ पर ऑडिटोरियम में जमा हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्टर के द्वारा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ये फेंग को भी वो सुनाई देता है, उसकी वजह से वो कहता है कि हाँ इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा ताकि मैं वहाँ पर जल्दी पहुँच सकूँ। तभी अकेडमी के ऑडिटोरियम के बाहर का सीन दिखाई जाता है जहाँ पर बहुत सारे बंदे लोग गैदर हो चुके थे। तभी ये फेंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी उसके बारे में सभी लोग बातें करने लगते हैं कि वो वही नहीं बंदा है जिसने लेवल 5 के डंजन को अकेले क्लियर किया था। मैंने सुना है कि वो एक लड़की को बीच रास्ते में छोड़ने के बाद वहाँ से भाग गया। तभी वहाँ पर एक बंदा कहता है कि ये बंदा तो सीक्यू और बुगो से भी बहुत ही ज़्यादा गंदा है। तब दूसरा बंदा कहता है मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा पावरफुल हूँ क्योंकि मेरा लेवल 5 है और मैं इलाइट लेवल पे हूँ, ये स्टेज तो मेरा ही होगा। ऐसे सारे अजीब गरीब बातें करने लगते हैं। इसी वजह से मैं ये साइड कैरेक्टर की बातें से हमेशा काट देता हूँ। तभी एफएन के सामने चंपा आ जाती है। इसका नाम मैंने इसलिए एक नामकरण कर दिया क्योंकि इसका नाम बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। चंपा एफएन से कहती है कि मैंने तुम्हारा ये ब्लेडर बिल्कुल ही संभाल कर रखा है, प्लीज़ तुम इससे वापस ले लो। तभी एफएन उससे प्यार से समझाते हुए कहता है कि ये मेरा किसी काम का नहीं है, मेरा प्रोफेशन ही इस तरीके का है कि मैं इसका इस्तेमाल करूँ या ना करूँ, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ सकता, इसलिए तुम इसका इस्तेमाल करना चाहती हो तो कर सकती हो। तभी एफएन तरबूज खाते हुए अपना कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट को आसानी से बढ़ाते हुए कहता है अपने माइंड में कि पीपल को इतना ज़्यादा ये चीज़ को क्यों ट्रेजर मानते हैं, मुझे तो ये कचरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तभी हमें दिखाई जाता है एफएन के सर के ऊपर कि टेम्पररी उसका कॉन्स्टिट्यूशन 2+ से बढ़ चुका है। ऐसे ही 2 नोटिफिकेशन और आते हैं। तभी वहाँ पर ऑडिटोरियम के अंदर का सीन दिखाई जाता है जहाँ पर इंटरव्यू लेने वाले हैं। सभी इंस्ट्रक्टर सामने की ओर बैठे होते हैं। तभी डीएन कहते हैं कि यहाँ पर हमारा इंटरव्यू में इस तरीके के हम स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पर कोई भी बच्चा अपने पावर को समझ ना पाए तो यहाँ पर डीन उसको मदद करेगा, या फिर यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रक्टर उसे चूज़ कर लेगा, या फिर जो भी बच्चा किसी इंस्ट्रक्टर को चूज़ करना चाहता है वो भी उसको चूज़ कर सकता है। ऐसा ही मतभेद ना हो इसकी वजह से हम लोग ने ये वाला निर्णय लिया है। तभी डीन कहते हैं कि जिसका भी मैं नाम लूँ वो मेरे सामने आ जाए। पहला नाम है शियान, मेरे सामने आओ। वहाँ पर एक बच्चा आ जाता है, वो कहता है मेरा नाम है शियान, मैं लेवल 6 का अर्थ एट्रीब्यूट वाला वॉरियर हूँ। तभी वो अपना एबिलिटी का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से उसके सामने एक गोलम आ जाता है। गोलम तो नहीं बोल सकते, उसको एक आर्मर आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरे करंटली एबिलिटी है जिसकी वजह से मैं बैटल के लिए अपने एक आर्मर को समन कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर होता है, वो उस बच्चे से कहता है कि नॉट बैड, ये बहुत ही बढ़िया है, मैं एक लेवल 44 का अर्थ लेवल का बजरकर हूँ, मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर बनने के लिए क्वालिफाई हूँ। तभी वो स्टूडेंट्स पे कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। तभी डेन कुछ बच्चों का नाम लेते हैं, बाद में नेक्स्ट लिन फेंग ऐसा बोलते हैं, जिसकी वजह से लिन फेंग खड़ा हो जाता है और अपनी एबिलिटी का यूज करने के लिए सामने की ओर आता है। तभी सामने की ओर से लिन फेंग चलते हुए अपने ओरा को रिलीज करते हुए आता है। वो कहता है कि मेरा नाम लिन फेंग है और मैं लेवल 8 का ऑक्यूपेशन के साथ स्पिरिट फार्म लॉर्ड हूँ। तभी वो पिंक हेयर वाली इंस्ट्रक्टर कहती है तो ये बच्चा लेवल 8 तक पहुँच भी गया और इसकी उम्र में इतने ज़्यादा हाई लेवल पर पहुँचना बहुत ही बड़ी बात है। तभी दूसरी इंस्ट्रक्टर उससे कहती फिर भी क्या होगा, वो सिर्फ एक फार्मर की तरह ही तो है।
तभी वहाँ पर एक मेल इंस्ट्रक्टर भी कहने लगता है कि हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एक्टिव स्किल वाला यानी कि जो कि फाइटिंग स्किल में काम आते हैं उन लोगों को सभी को ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पर कैनन फोल्ड यानी कि जो सामान उठाने वाले बंदे होते हैं उसको ट्रेनिंग नहीं देते। अभी दूसरा भी उसकी हमें मिलाते हुए कहता है कि यहाँ पर प्राइमरी एग्जाम और रीटेस्ट कैंसिल हो चुकी थी, इसी वजह से शायद ये बच्चा सामने की ओर आ चुका है। उन सभी की कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद डीन भी कहता है कि हमारे यहाँ पर ओपिनियन सबके अलग अलग है, तो क्यों ना हम तुम्हारी लड़ाई क्षमता के बारे में जाने, तो अपने लड़ाई क्षमता के बारे में हमें को थोड़ा सा दिखाओ। डीन की बातें सुनने के बाद किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसकी वजह से सभी लोग एग्री हो जाते हैं। डीन लिनफेंग से कहते हैं कि लिनफेंग क्या तुम तैयार हो? हम यहाँ पर अल्टीमेट गोल के लिए तुम्हारा यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर फ्रंट लाइन में फाइटिंग करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर तुम जैसे बंदों को भेज देंगे, तुम्हें कॉम्बैट टाइप में कुछ पता नहीं होगा, तो वहाँ पर तुम सिर्फ एक बेस्ट सेक्रीफाइस के अलावा कुछ नहीं बचोगे। तब ये फेंग अपने माइंड में सोचता है कि कॉम्बैट टाइप की एबिलिटीज़ वो तो मेरे पास इतनी भी ज़्यादा हाई नहीं है कि मैं यहाँ पर किसी को भी आसानी से हरा दूँ, लेकिन विदाउट मेरी नेक्रोमेंसर की पावर के मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मुझे कुछ सोचना होगा। तभी वो सोचता है कि मेरी नेक्रोमेंसर की एबिलिटीज़ कभी भी किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। तभी वहाँ पर ये फेंग अपने मन में एक प्लान बनाने के बाद कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। तभी वहाँ पर ऑडिटोरियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दिया गया था आजू बाजू ताकि वो दोनों लड़ सके। वहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर सामने की ओर से आता है जो कि वो बर्जरकर था, अर्थ लेवल का, 44 लेवल का। तभी वो कहता है कि असेसमेंट बिल्कुल सिंपल है, तुम्हें मेरे सामने 5 मिनट तक तकना होगा और अपने कॉम्बैट टाइप के प्रोफेशन के बारे में दिखाना होगा। तभी वहाँ पर इंस्ट्रक्टर साहब अपने हाथों में येलो कलर का ओराकल रिलीज करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि उस प्रेशर के कारण वहाँ पर बहुत सारे बच्चे लोग नीचे की ओर झुक जाते हैं। वहाँ पर एक बच्चा कहता है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, जिसकी वजह से उसमें सांस नहीं ले पा रहा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम सभी लोग? यहाँ पर लेवल 40 के नीचे जो भी होगा वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से नीचे झुक जाएगा। तभी इंस्ट्रक्टर ये फेंग की तरफ देखता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फेंग अभी भी झुका नहीं होता है, जिसकी वजह से मुझे पुष्पा की याद आ गई। वो बोलता था ना, मैं झुकेगा नहीं साला, हाय हाय हाय, माफ की आँख। अपने इतने ज़्यादा हाई ओरा को रिलीज करने के बावजूद भी ये फेंग वहाँ पर खड़ा देखने के बाद इंस्ट्रक्टर कहता है बहुत बढ़िया बच्चे, मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। इतना कहने के बाद वो कहता है कि तुम अपने पास जितनी भी पावर हो उसका सभी का इस्तेमाल मेरे ऊपर करो ताकि मैं तुम्हें देख सकूं कि तुम्हारे पास कौन कौन सी कॉम्बैट टाइप की एबिलिटीज है। तब ये फेंग की तरफ से दिखाया जाता है जहाँ पर ये फेंग वहाँ पर नीचे की ओर थोड़ा सा झुका होता है, लेकिन वो अपने माइंड में सोचता है कि ये लेवल 44 का इतना ज़्यादा इंटेंस प्रेशर में भी मैं थोड़ी सी राहत महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं अभी भी इसको और भी ज़्यादा देर तक सह सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने हाथों में ग्रीन ओरा को गैदर करने लगता है और कहता है कि मेरे सर्वेंट बाहर आओ। तभी हमें ये फेंग अपने माइंड में बताता है कि ये सचमुच काम कर गया। मैंने यहाँ पर अनडेड के सारे ओरा को माना के साथ रिलीज़ किया है, जो कि नेचर का माना होने के कारण यहाँ पर सारी के सारी अनडेड की खूबियों को यहाँ से परिवर्तन कर दिया गया है। तभी हम देखते हैं कि अनडेड बुरी तरह से ग्रीन और ब्लैकिश इफेक्ट के साथ वहाँ पर उत्पन्न हो चुका था। तभी अपना अनडेड को देखने के बाद ये फेंग कहता है कौन ऐसा सोच सकता है कि गोभी के सिर जैसा दिखने वाला ये भालू मेरा एक अनडेड है। ये फेंग के इस तरीके के पावर को देखने के बाद इंस्ट्रक्टर भी बहुत ही ज़्यादा हैरान आ जाता है। वो कहता है कि ओह, ये वास्तव में एक दुर्लभ व्यवसाय है, इतना समृद्ध प्राकृतिक मन। ये फेंग की इतनी ज़्यादा पावर को देखने के बाद इंस्ट्रक्टर भी बौखला जाता है और वो कहता है कम ऑन, इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, चलो मेरे साथ लड़ो। तो भी यहाँ पर सामने की ओर इंस्ट्रक्टर और भालू को दिखाया जाता है। वो दोनों इतनी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ते हैं कि किसी को कुछ दिखाई ही नहीं देता। वो दोनों आपस में अपने डैगर के साथ और बेर अपने पंजों के साथ हमला करता है, जिसको देखने के बाद इंस्ट्रक्टर की भी बहुत ज़्यादा फट जाती है, लेकिन वो कुछ दिखाता नहीं। वो चिल्लाते हुए बेर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्लेश के मारने की कोशिश करता है और मार रहा होता है। उस बेर को देखने के बाद इंस्ट्रक्टर डीन भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने कहते हैं कि कितना ही ज़्यादा लॉयल समन है, इतना ज़्यादा घायल होने के बावजूद भी अनसमन होने में बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम लगा रहा है। तभी इस फेंग का समन वो बेर बहुत ही ज़्यादा पावर रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से डोमिनेटिंग ओरा के कारण इंस्ट्रक्टर के भी पीछे जाने लगते हैं। उसे देखने के बाद डीन कहते हैं क्या ओल्ड गे इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि उसके ओरा रिलीज करने से ही पीछे चला गया। तभी वे फेंग अपने अनडेड के बारे में बताता है कि ये अनडेड है, इसको क्या हो सकता है, इसमें कोई भी तरीके का फीलिंग नहीं है, इसको दर्द नहीं हो सकता, इनके मुंड में कोई घाव लगे तो बाद में इसको मैं थोड़ा सा माना देने के बाद इसको रिकवर भी कर सकता हूँ। तभी वो टीचर अपने पीछे डीन को देखने के बाद अपने माइंड में सोचता है कि इतना ज़्यादा मैं कमज़ोर नहीं दिख सकता, मैं छात्रों के सामने कुछ अपने आप का रुतबा कायम करने के लिए चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिनफेंग इतना ज़्यादा प्रभावशाली और वास्तविकता में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। लगता है कुछ
वास्तविक लाने की जरूरत है। बच्चे, तुमने जो मेरा सम्मान को डिस्ट्रॉय किया है, मैं उससे वापस लाने का रास्ता ढूंढ ही लूंगा। अब तुम देखोगे मेरी असली ताकत को। इतना कहने के साथ ही हमारे टीचर ने अपने बजर का स्किल को इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही तगड़ा वाला पंच हमारे बेयर मॉन्स्टर के ऊपर, अनडेड के ऊपर रखते हैं, जिसकी वजह से वो पीछे की ओर जाने लगते हैं। बाद में सैटर एंड डिस्पेयर नाम की स्किल का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो अनडेड पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये सामने की ओर इतनी आसानी से खत्म करने के बाद बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं टीचर। तभी वो येफेंग को रोता हुआ इमेजिन करने के बाद कहता है कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा कि मैंने तुम्हारा संबंध को नष्ट कर दिया। बेहतर होगा तो कि तुम अभी के अभी रो दो। मुझे बच्चों के स्वभाव वाले बच्चे ज्यादा पसंद है। तभी सामने की ओर येफेंग को दिखाया जाता है, जो कि एक्सप्रेशनलेस तरीके से टीचर की तरफ देख रहा होता है। उसे देखने के बाद टीचर कहते हैं, क्या तुम इतने ज्यादा दुखी हो चुके हो कि तुम्हें अपने एक्सप्रेशन जाहिर करने में भी बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है? तभी येफेंग कुछ भी नहीं बोलता है और अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कुछ स्ट्रिंग्स बनाने के बाद टीचर को पकड़ने के लिए आगे की ओर भेज देता है। उस स्ट्रिंग की मदद से येफेंग उस टीचर को आसानी से पकड़ लेता है। येफेंग के इस तरीके से टेंटिकल के पकड़ने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि डैम बदमाश, तुम्हारे पास कितनी ज्यादा डर्टी ट्रिक्स हैं, तुम्हारे पास कितने ज्यादा सामान है। ये कहने के बाद हमें डीन की तरफ से सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर येफेंग ने बहुत ही बड़ा स्पाइक बना लिया होता है, जिसकी वजह से वो इंस्ट्रक्टर को हरा सके। अपने सामने इस तरीके का ऑरा रिलीज होते हुए देख डीन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। बाद में हमें दिखाया जाता है कि इंस्ट्रक्टर को तरफ सीन जाता है, जहाँ पर इंस्ट्रक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था, जिसकी वजह से वो अपने सामने इतनी ज्यादा टेंटिकल से बंधा होने के बावजूद उसको आसानी से तोड़ देता है और चिल्लाते हुए येफेंग की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका था। इंस्ट्रक्टर और येफेंग के बीच में डीन आ जाते हैं। बाद में वो कहते हैं कि बस इतना काफ़ी है यहाँ पर टेस्ट के लिए। बाद में वो कहते हैं कि लिनफेंग, तुमने यहाँ पर साबित कर दिया है कि तुम यहाँ पर क्वालिफाई हो, कि तुम यहाँ पर एकेडमी में दाखिल हो सको। हालांकि यहाँ पर नेचर टाइप के प्रोफेशन वाले यूथ के क्षेत्र में रोटेशन पे हैं। फिलहाल आपको सिखाने वाला एकेडमी में कोई भी नहीं है। तभी येफेंग डीन से सवाल पूछता है कि मेरे एकेडमी में मिलने वाले रिसोर्सेज का क्या होगा। तभी डीन भी कहता है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एकेडमी में इंस्ट्रक्टर हो या फिर नहीं हो, लेकिन स्टूडेंट्स को रिसोर्सेज पूरी तरीके से दिए जाते हैं। इसके अलावा तुम एकेडमी से कुछ भी मांग सकते हो, क्योंकि इस एकेडमी के टेस्ट में तुमने यहाँ पर टॉप किया है। तभी येफेंग डीन की बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। वो कहता है, क्या मुझे आज़ादी मिलेंगी, बाद में वो मुझे कल्टीवेशन रिसोर्सेज भी देंगे? ये तो वो स्वर्ग है। तभी वो कहता है कि तो मुझे एक फार्मलैंड चाहिए जहाँ पर मैं अपनी खेती कर सकूं। तभी येफेंग की बातें सुनने के बाद डीन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अपनी बद्दी से शक्ल बना लेता है। बाद में वो येफेंग से कहता है कि क्या सिर्फ तुम्हें एक फार्मलैंड चाहिए? तुम्हें कोई भी ज्यादा प्रीशियस रिसोर्सेज नहीं चाहिए, कल्टीवेशन मैनुअल नहीं चाहिए, टॉप टायर का आइटम नहीं चाहिए, बस एक फार्मलैंड चाहिए। येफेंग उनको समझाते हुए कहता है कि ये बिल्कुल सही कहा है मैंने। मेरा ऑक्यूपेशन ही इस तरीके का है कि मैं एक स्पिरिट फार्म लॉर्ड हूँ, और मेरे पास कोई फार्म ही नहीं होगा तो फिर मैं लॉर्ड किस तरीके का बनूंगा? आप क्या इस बारे में एग्री नहीं करते? येफेंग की बातें सुनने के बाद कहता है, यस फाइन, तुम जो भी चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा। शहर के पश्चिम लंबे समय से वहाँ पश्चिम क्षेत्र में वहाँ पर एक जमीन पड़ी है, उसको तुम ले सकते हो। यदि आपको कोई और भी चीजें कोई जरूरत हो तो मुझे बता सकते हैं। येफेंग उनकी बातें सुनने के बाद कहता है, आपका धन्यवाद है डायरेक्टर। तभी डायरेक्टर येफेंग को सलाह देते हुए कहते हैं कि ऑलराइट, तो तुमने यहाँ पर अपना काम कंप्लीट कर लिया है, इसलिए तुम जाकर आराम करो, बाद में दूसरा काम करना। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर येफेंग की सारी डिटेल वहाँ पर रखी होती है। वो प्रिंसिपल की ऑफिस थी, वहाँ पर प्रिंसिपल बैठा था और वो अपने येफेंग की सारी डिटेल देख रहा था। वो कहता है कि स्पिरिट फार्म लॉर्ड, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑक्यूपेशन है। तभी वहाँ पर पिंक हेयर वाली इंस्ट्रक्टर आती है, जो कि प्रिंसिपल से कहती है, प्रिंसिपल मुझे आपसे एक जरूरी मामले के बारे में रिपोर्ट देनी है। प्रिंसिपल कहता है, वो क्या है? तभी वो इंस्ट्रक्टर हमारे प्रिंसिपल को वो लेटर देती है। बाद में वो जानकारी देती है कि हमारे मेंबर इन्वेस्टिगेटर हे जियाओ को ढूंढ रहे थे, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर टुका, जो कि हमारे हेड इंस्ट्रक्टर थे, उनकी लाश मिली है। टुका काफ़ी टाइम से वो उस केस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्टडी कर रहे थे, वो इनकी तक पहुँचना चाहते थे। तभी वो इंस्ट्रक्टर हमारे प्रिंसिपल से कहते हैं कि टुका की बॉडी ऑडिटोरियम से ज़्यादा दूर नहीं है, हमें शक है कि कोई नेक्रोमेंसर प्रभावित व्यक्ति एकेडमी में घुस चुका है। इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पर अपडेटेड हो चुकी है। हमें आगे के चैप्टर आएंगे तब पता चलेगा कि टुका को किसने मारा। हमारे येफेंग ने तो वहाँ पर उसको बांधने के बाद चला गया था, अब हमें पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें वेस्ट सिटी ट्रेनिंग लैंड का दिखाया जाता है, जहाँ पर येफेंग पहुँच चुका होता है। वो अपने एक लेटर में पढ़ रहा होता है कि वेस्ट सिटी ट्रेनिंग वेस्टलैंड, तो ये वही है।
वहाँ पर जाने के बाद वो अपने हाथों में रखे एक स्क्रोल को जला देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बैरियर लग जाता है जो कि 1 ईयर के लिए वैलिड है और वहाँ के ओनरशिप येफेंग को मिल जाती है। तभी वो अपना कान खुजाते हुए कहता है कि क्या सिर्फ 1 साल, ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है, एकेडमी बहुत ही ज़्यादा कंजूस है। लेकिन आफ्टर ऑल ये समझ में भी आता है क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट बैटलफील्ड में 1 साल के बाद चले जाएंगे, इसी वजह से 1 साल मेरे लिए काफ़ी है। बाद में वो अपने पापा को रिलीज करते हुए कहता है कि अब मैं 100 MU लैंड का मालिक हूँ। अभी कहा जा सकता है ना कि मैं एक स्पिरिट फार्म लॉर्ड हूँ। ये वाकई में बहुत ही बढ़िया है। इतना कहने के बाद ही वो अपने मैजिक सर्कल को ओपन कर लेता है, नेक्रोमेंसर वाला। बाद में हम देखते हैं कि उसके सामने उसके सारे के सारे समन हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर वो नेक्रोमेंसर और वो पुलिस ऑफिसर भी था। लिन फेंग चिल्लाते हुए कहता है कि चलो काम पर लगो। आप लोग जस्ट इमेजिन करो कि वो कौन सा काम कर रहे होंगे उसके समन। बिल्कुल सही, वो कर रहे हैं खेती का काम। नेक्रोमेंसर जमीन को खोद रहा होता है, बाद में वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर पानी भर रहा होता है। ऐसा ही करके सभी अपना अपना काम कर रहे होते हैं। वो टस्क है भालू, वो जमीन को खेड़ रहा होता है, यानी कि जोत रहा होता है। तभी लिन फेंग वहाँ पर आराम से बैठे हुए तरबूज खाते हुए कहता है कि मैजिक हमारी ज़िंदगी को बदल देता है, मेरे एंसेस्टर ने गलत नहीं कहा था। तभी उसके पीछे उसके कंधे पर एक समन हाथ रखता है और लिन फेंग उससे कहता है क्या तुमने पूरा का पूरा फार्मलैंड तैयार कर दिया है? तुम्हारा सब्जेक्टिव इनिशिएटिव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है कि। तभी वहाँ पर उसका समन थोड़ी सी स्माइल देता है और हंसता है। इससे हमें पता चलता है कि लिन फेंग के समन में अभी भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बची हुई है, लेकिन वो लोग दिखा नहीं रहे हैं। तभी लिन फेंग अचानक से उस समन की तरफ देखता है, जिसकी वजह से समन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने कानों के ऊपर हाथ रख लेता है। तभी लिन फेंग कहता है कि हाँ, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ, तुम लोग अनडेड हो, तुम पहले से ही मरे हुए हो, तुम्हारे पास कोई भी अपनी याद या शक्ति या कॉन्शियसनेस नहीं है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। बाद में हम देखते हैं कि वो समन थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन बाद में वो थोड़ी स्माइल कर देता है। मैंने बोला था ना इसके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस है। वे लिन फेंग बाहर की ओर जाता है जहाँ पर उसने अपनी सब्जियाँ उगाई थी। बाद में अंदर की ओर जाता है जहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ डेमोनिक ऑरा के साथ रिलीज हो रही थी। वहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन, लाइफ, स्पीड, अटैक पावर सब 1% से बढ़ रहे हैं टेम्पररी। ये देखने के बाद लिन फेंग कहता है कि बाकी सारे पर्सन बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के बाद अपनी पावर को बढ़ाते हैं, लेकिन मुझे देखो, मैं सिर्फ यहाँ पर कॉर्प्स उगाने के बाद वहाँ पर से अपनी पावर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ, वो भी बहुत ही आसानी से। अफसोस की बात है कि मैं ही अकेला हूँ जो कि इस तरीके की कॉर्प्स को उगा सकता है, लेकिन अगर कोई और भी ऐसी तरीके से कॉर्प्स को उगा सकता तो दानवों को बहुत ही आसानी से हम मार पाते हैं। वो हमारे सामने मिट्टी की मुर्गी या फिर मिट्टी के कुत्ते के अलावा कुछ भी नहीं होती। तभी वो अपने माइंड में सोचता है कि मैं इस तरीके से आसानी से इस तरीके की सब्जियों को नहीं उगा सकता, वरना मुझे डेमोनिक एनर्जी वाला बंदा समझ लिया जाएगा। मुझे इसे छुपाना होगा। मैं इस तरीके से छुपाऊंगा कि मैं बाहर की ओर आम सब्जियां को प्लांट कर दूंगा ताकि इसको मैं ओवरकम कर सकूं। 3 दिन के बाद का फार्म का सीन दिखाई जाता है जहाँ पर लिन फेंग आलू को किस तरीके से उगाया जाता है वो देख रहा होता है। वो अपने मॉन्स्टर को दिखाता है कि इस तरीके से आलू को उगाया जा सकता है। बाद में वो दूसरी साइड देखता है जहाँ पर उसके और भी मिनाटोर मॉन्स्टर होते हैं जो कि खड्डा खोद रहे होते हैं, वहाँ पर कुछ रोपने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसे देखने के बाद वो अपने माइंड में कहता है कि नॉट बैड, ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी सीख रहे हैं किस तरीके से काम किया जाता है वो। तभी वो किसी चीज़ को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर। तभी हम देखते हैं कि एक मिनट और मॉन्स्टर एक आलू को खा रहा होता है। वो देखने के बाद वो थोड़ा सा घबरा जाता है। तभी लिन फेंग उसके पास जाने के बाद झुक के उसके बारे में देखने लगता है। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होती है और उसमें लिखा होता है कि अनडेड लीडर, जिसका लेवल 6 है। उसकी टेम्पररी बोन डेंसिटी, बाद में डिफेंस आदि सब कुछ बढ़ चुका है थोड़ा देर के लिए। सिस्टम विंडो से अपनी नज़र हटाने के बाद वो अपने माइंड में सोच रहा होता है कि ये लिजर्ड को मैंने अनडेड मॉन्स्टर बनाया है, वो भी डंजन में। तभी इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस आया है कि इसने अभी आलू खाया है, जिसकी वजह से इसका एट्रीब्यूट बढ़ चुका है। क्या सच में मेरे सभी के सभी अनडेड भी ऐसा कर सकते हैं? बाद में नरेटर हमें बताता है कि लिन फेंग ने इसी प्रकार से कुछ दिनों के लिए अपने कॉर्प्स को इसी तरीके से स्टडी किया और उसको उगाने में अपने जो भी एफर्ट लगाए हैं उसको रिकॉर्ड किया।
बाद में सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अपने साथ बहुत ही ज़्यादा ब्लैकिश ऑरा को रिलीज कर रहा होता है। बाद में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा ये फेंग के खेतों के बीच में आ चुका है। तभी वो बंदा अपना माइंड में कहता है कि ट्रूली बिजार, ये वाकई में बहुत ही घटिया चीज़ है। मैं यहाँ पर पहले आया था तब ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी। वो ये फेंक के लगाए हुए बैरियर के बारे में कहता है कि इस तरीके के घटिया बैरियर को मैं अपने एक ही हमले से ख़त्म कर सकता हूँ। बाद में वो अपने डैगर की मदद से बैरियर के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर वो अंदर की साइड देखता है कि ये फेंग अपने हाथों में किताब रखकर लेटा होता है। उसे देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, यहाँ पर एक ही बंदा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। तभी उसे पाँव के नीचे कुछ महसूस होता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा पीछे की ओर हट जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वो बंदा उड़ के पीछे की ओर जाकर गिरता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आलू वाला मॉन्स्टर निकल आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गोल मटल होता है। वो अपने सर पे एंटीना की मदद से वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा वाला ब्लास्ट कर देता है। वो बंदा किसी न किसी तरीके से उस ब्लास्ट से बच जाता है। वो उस हमले से बचने के बाद अपने माइंड में कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस लेवल के साथ मुझे रोक सकते हो। उसकी इस तरीके की सोच पर मुड़ते हुए वहाँ पर बहुत सारे आलू बम निकल आते हैं, जिसको देखने के बाद उसकी भी फट जाती है। वो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डैम इट, ये क्या चीज़ है। इतना कहने के साथ आप साफ देख रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सदमे में चला गया है और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। उसका सोचना ये लाजमी भी था क्योंकि वहाँ पर एक के बाद इतने ज़्यादा आलू बम फटते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैल जाती है। ये बहुत ही दूर से भी हमें दिखाई दे रही है कि वहाँ पर बहुत तगड़ा वाला डिस्ट्रक्शन हो चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक पेड़ को दिखाया जाता है जो कि ग्रीनिश कलर में चमक रहा होता है। आपने अगर लोकी सीरीज देखी होगी तो वहाँ पर एक पेड़ था, वो भी उसी तरीके का दिखाई दे रहा है। तभी अचानक वहाँ पर उस पेड़ के अंदर बहुत सारा चेंजेस आते हैं। वो एक फीमेल स्पिरिट की तरह दिखाई देने लगती है। उसकी आंखों में भी हम साफ देख रहे हैं कि उसकी एक आंख में नेक्रोमेंसर का ऑरा है और एक फार्म लॉर्ड का ऑरा है। तभी वो अपनी आंखें पूरी तरह से खोल देती है और अपने इंटेंस प्रेशर को रिलीज करती है। तभी वो बंदा किसी तरीके से बच चुका होता है। वो कहता है डैम इट, अगर मेरे ऊपर ग्रैंड डुक भरोसा ना करते होते तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आता। इतने कहने के साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद वहाँ पर खड़ा होने की कोशिश करता है। एक बार मैं तुम्हें पकड़ के काट दूँ तो तुम फिर से फट सकते हो कि नहीं, ये देखते हैं। इतना कहने के साथ ही वो अपने चाकू को हाथ में लेने के बाद हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। वो सामने के ओर आती हुई पत्तियों का काटने की कोशिश करता है। वो कुछ को रोक लेता है और कुछ उसके ऊपर स्लैश लगा देती है। तभी वो कराते हुए कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर डेमोनिक बीस्ट के साथ अनडेड एनर्जी भी है। तभी वहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बंदा और उसके सामने एक प्रीस्ट होता है जिसने इस बंदे को मिशन दिया होता है कि वो जाकर नेक्रोमेंसर को ढूंढे। उसने ये भी कहा होता है कि हमारे एक सदस्य को घुमाने के बाद हम तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं। उसके गायब हो जाने के बाद उसके साथ हमारा एक एग्रीमेंट है मेरी रेस के साथ। तब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि एक्चुअली हेजिया को हाइडिंग प्लेस यहाँ है, पर आखिर उसने हमें धोखा क्यों दिया, हमारी रेस को धोखा क्यों दिया। यहाँ पर रेस का अर्थ ये है कि उसने ह्यूमैनिटी के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। हेजिया को अपने अंदर बिल्कुल भी शर्म और लाज नहीं है। अपनी इस तरीके की घटिया अनडाइंग आर्ट को इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ से भागते हुए अपने माइंड में सोच रहा होता है कि मेरा यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी ज़्यादा सही नहीं है। मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही थी कि मैं हेजिया का लोकेशन ढूंढूं। बाद में सीन शिफ्ट होता है और लिनफेंग का गार्डन का रात का सीन दिखाया जाता है। बाद में दिन होने के बाद का सीन दिखाया जाता है। लिनफेंग सुबह ताजगी भरे अंदाज में उबासी लेते हुए बाहर की ओर आता है और अपने काम को करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। वो कहता है कि मैंने कल ही ज़्यादातर बीज को प्लांट कर दिया था, आज बाकी के क्षेत्र में जितना बचा था वहाँ पर प्लांट करने की ज़रूरत है। लेकिन तभी वो सामने की ओर देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके हाथों में रखा फावड़ा भी नीचे गिर जाता है। वो सामने की ओर देखता है कि उसके ग्रीन हाउस में बहुत ही ज़्यादा तोड़फोड़ हो चुकी होती है। लेकिन तभी हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई जाता है कि आसमान में एक बड़ा सा ड्रैगन आ चुका है। लिनफेंग का ध्यान भी उसकी तरफ जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में उसकी तरफ देखता है। तभी वो हमें दिखाया जाता है कि उस ड्रैगन के ऊपर दो बंदे होते हैं और ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा डेवलिश लुक दे रहा होता है लिनफेंग को।
लिनफेन पहले से ही बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हो चुका होता है, इसी वजह से वो उनसे चिल्ला कर कहता है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन टीम का क्या काम है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन टीम यहाँ पर क्यों आई है। सीन शिफ्ट होता है, हमें वो दोनों बंदों की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी पहला बंदा कहता है कि डिटेक्टर के अनुसार यहाँ पर ही डेमोनिक एनर्जी का स्रोत है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि यहाँ पर पहले ट्रेनिंग एरिया नहीं था ये इस ज़मीन पर, तो फिर यहाँ पर डेमोनिक एनर्जी कहाँ से आ सकती है, क्या हो गया है, यहाँ पर राक्षस यहाँ पर छुपे हुए होंगे। तभी वो अपने सामने रखे डिवाइस के ऊपर देखता है जहाँ पर उसके सिस्टम विंडो में दिखाई जाता है कि ये ज़मीन लीज पर दी गई है, यानी कि लीज पर देना यानी कि कुछ टाइम के लिए किसी बंदे को ये ज़मीन को बेच देना। तभी वो बंदा हाथों में रखे हुए लेटर को पढ़ते हुए कहता है कि यह ज़मीन पहले ही लीज पर दी जा चुकी है, हम यहाँ पर राक्षसी मौजूदगी का इनकार नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर सावधान रहना चाहिए। तभी वहाँ पर दूसरा बंदा लिनफेंग को हेलो करते हुए कहता है कि फेलो कंट्रीमैन, हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन टीम के वजह से यहाँ पर आए हैं, तो क्या अपना बैरियर को तुम हटा सकते हो। उसकी बातें सुनने के बाद लिनफेंग थोड़ा सा घबरा जाता है, वो अपने पसीने को पसीजते हुए कहता है कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। चश्मे वाला बंदा कहता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट ने यहाँ पर डेमोनिक एनर्जी को रिलीज होता हुआ डिटेक्ट किया है, तो क्या तुम अपना बैरियर को हटा सकते हो ताकि हम अंदर आकर चेक कर सकें। तभी वो बंदा कहता है कि हमने यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया है, लेकिन हमें यहाँ पर पूरी तरीके से उसकी जानकारी नहीं है। तभी लिनफेंग उससे कहता है कि डेमोनिक एनर्जी, जिस ज़मीन का मैंने यहाँ पर कुछ दिन पहले ही किराए पे लिया है, वहाँ पर डेमोनिक एनर्जी कैसे हो सकती है। तभी वहाँ पर ड्रैगन पर बैठा हुआ बड़ा इन्वेस्टिगेटर उनसे कहता है कि क्या किसी किसान को बैरियर खोलने में इतना ज़्यादा समय लगता है क्या। टूका को किसी डेमोन ने मार दिया और यहाँ पर डेमोनिक एनर्जी अपेयर हुई, ये क्या कोई कॉन्सिडेंस हो सकता है क्या, या फिर सोची समझी चाल। ये सब बातें करने के बाद वो अपने इंटेंस प्रेशर को रिलीज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा ऑरेंज कलर का ऑरा रिलीज़ हो रहा है। लिनफेंग को इतना ज़्यादा देर लगाते हुए देखने के बाद वो कहता है कि अगर मुझसे तुम इसके बारे में बोलो तो मुझे लगता है कि ये वही बंदा है जो कि डेमोनिक ट्राइब के लिए काम करता है। उसकी बातें सुनने के बाद लिनफेंग भी बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है, उसके चेहरे पर साफ पसीना दिखाई दे रहा होता है। तो वीडियो की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है कि जहाँ पर हमें देखते हैं कि एक ऑफिसर जो कि बहुत बड़ा वाला ऑफिसर है, वो लिनफेंग को कहता है कि स्पाई, तुम्हें खुद को सरेंडर कर देना चाहिए और अपने आप को इतना भोला दिखाने की कोशिश मत करना। सीन शिफ्ट होता है, हमें दोनों इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है। वहाँ पर पहले वाला इंस्ट्रक्टर कहता है कि हीरो, तुम्हें ज़्यादा पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ही रुक जाओ। दूसरा इंस्ट्रक्टर कहता है कि आफ्टर ऑल टोका अभी अभी मरा है और यहाँ पर डेमोनिक एनर्जी अपर हुई है, ये बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस बात है। लिनफेंग भी इसमें बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस होने के लिए भागीदार बन सकता है। बाद में चश्मे वाला इन्वेस्टिगेटर लिनफेंग के सामने आता है और लिनफेंग से कहता है, स्टूडेंट लिनफेंग, प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेशन करो और अपने बैरियर को यहाँ से हटाओ ताकि तुम हमारे इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सको। उनकी बातें सुनने के बाद लिनफेंग थोड़ा सा घबरा जाता है और वो अपने माइंड में कहता है कि लगता है मुझे यहाँ से दूर इनको ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। लिनफेंग अपनी भोली शक्ल बनाते हुए अपना दुखड़ा सुनाने लगता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर ऑक्यूपेशन के साथ पैदा हुआ है, उसका एक फार्मर का ऑक्यूपेशन है और वो यहाँ पर एकांत में अपनी कड़ी ट्रेनिंग करना चाहता था, लेकिन आप यहाँ पर एक दिन आने के बाद कहते हैं कि मैं यहाँ पर सस्पेक्ट हूँ और मैं डेमोनिक एनर्जी वालों का साथ दे रहा हूँ। ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है ना। उसकी इस तरह की बातें सुनने के बाद वो चश्मे वाला बंदा भी बहुत ही ज़्यादा पिघल जाता है और वो अपने कैप्टन के पास जाने के बाद कहता है कि कैप्टन देखो ना, ये पहले से ही बहुत ही ज़्यादा दयालु बंदा है, ये कैसे ऐसा कर सकता है। उसके ऊपर ध्यान देने के बाद वो कैप्टन कहता है कि तुम कैसे कह सकते हो कि यहाँ पर ये पीसफुल बंदा है, कौन जानता है कि ये एक्टिंग कर रहा हो। वो गुस्से में भराया हुआ इन्वेस्टिगेटर अपने हाथों में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जमा करने का लगता है। बाद में वो लिनफेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे की ओर बढ़ जाता है। बाद में वो लिनफेंग के ऊपर बहुत ही तगड़ा वाला पंच मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। लिनफेंग को दिखाया जाता है जो कि उस हमले को अपने हाथों से रोक लिया होता है और वो अपने माइंड में सोचता है कि मुझे इस हमले से ऐसा दिखाना चाहिए कि मैं बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका हूँ। लिनफेंग को अपने सामने इस तरीके से गिरा हुआ देखने के बाद वो इन्वेस्टिगेटर उससे कहता है कि मैंने अपने हाथों में बहुत ही ज़्यादा पावर का इस्तेमाल किया था, लेकिन तुम अभी भी ज़िंदा हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कोई ना कोई खामी है, तुम पक्का कोई स्पाई हो गया तभी तुम इस तरीके से यहाँ पर पड़े हो। इतना कहने के बाद वो आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी लिनफेंग उससे कहता है कि क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो।
तुम क्या चाहते हो कि तुम मुझे मार दोगे तो ये केस यहीं पर ख़त्म हो जाएगा? वो बंदा आगे की ओर बढ़ने ही लगता है, लेकिन तभी उसको उसका पार्टनर रोक लेता है और वो उससे कहता है कि हेरू, तो वो अपने टेम्पर को इस तरीके से लूज नहीं कर सकते। तुम्हें पता नहीं कि इसने अभी फ़िलहाल अपना नेचर माना का इस्तेमाल किया है, और डेमोनिक एनर्जी यहाँ पर हर जगह पर नहीं है। इवन छोटा बच्चा भी जान सकता है कि यहाँ पर डेमोनिक एनर्जी और नॉर्मल एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है, और ये तो वाकई में नेचर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। तभी वो बंदा लिनफेंग के पास आता है और लिनफेंग को संभालते हुए उसको उठाने के लिए आगे बढ़ता है, और वो लिनफेंग से कहता है कि लिनफेंग, तुम बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है तुम्हारे ऊपर, हमें तुम्हारा नेचर माना है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्योर है, और यहाँ पर जो भी सिचुएशन हुई है मैं रिपोर्ट में उसके बारे में लिखूँगी। मैंने यहाँ पर लिखूँगी इसलिए वजह से बोला क्योंकि मैंने यहाँ पर आगे का चैप्टर नहीं पढ़ा था। अभी आप देख सकते हैं राइटर की मनमानी। यहाँ पर वो अभी लिनफेंग के सामने वो बंदा था, लेकिन अभी इसको बंदी बना दिया और लिनफेंग उसके ऊपर ट्राई मार रहा है। देख सकते हो आप। लिनफेंग को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान हैं, आप सच में न्यायप्रिय अधिकारी हैं। तभी वो लड़की कहती है ये मेरी ड्यूटी है और ये मैं हमेशा करती रहूँगी। तभी इंस्ट्रक्टर हारू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तुम दोनों इस तरीके से, इतना कहने के साथ वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो दोनों सामने की ओर आ जाते हैं और लिनफेंग को बचा लेते हैं अपने बैरियर के साथ। अपने सामने दोनों इन्वेस्टिगेटर को लिनफेंग की रक्षा करते देखने के बाद वो दांत पीसने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। बाद में वो दोनों इन्वेस्टिगेटर के साथ वहाँ से ड्रैगन पे चढ़ने के बाद निकल जाता है। उन लोगों का ज़्यादा देख और अपने इस स्थिति का परिणाम देखने के बाद वो अपने माइंड में कहता है कि परेशानी अभी मिटी नहीं, मुझे लगता है कि मुझे खेती करने के साथ अपनी पावर को भी बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए। लिनफेंग खड़ा खड़ा वहाँ पर यह सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक कागज़ से बना हुआ पक्षी उड़ते हुए आता है। बाद में वहाँ पर एक मैसेज दिखाई देता है जहाँ पर वो लिखा होता है कि उस मैसेज में लिखा होता है कि प्रथम वर्ष के लिनफेंग, कृपया कल सुबह एकेडमी के अभ्यास मैदान में नए छात्रों के प्रवेश योग्यता परीक्षा और ग्रेडिट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एकत्रित हों, उपस्थित अनिवार्य है। बाद में लिखा होता है कि असाधारण अकादमी शैक्षणिक मामलों का कार्यालय। मैसेज देने के बाद वो पेपर का बर्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो लिनफेंग अपने माइंड में सोच रहा होता है कि क्या की घटिया लाइफ है, यहाँ पर पीसफुल तरीके से ज़िंदगी भी नहीं बिता सकते। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूर कहीं पहाड़ों के ऊपर हमें दो बंदर दिखाए जाते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की कहती है कि कितना ही ज़्यादा मैजेस्टिक और प्यारा नेचुरल माना है। बाद में हमें पता चलता है कि वो प्रिंसिपल है और उसके साथ जो लड़की है वो उसकी असिस्टेंट है। वो असिस्टेंट उससे कहती है कि प्रिंसिपल, क्या आपको सच में लगता है कि इस तरीके का बच्चा एक सिर्फ और सिर्फ फार्मर है? तब प्रिंसिपल उससे कहता है कि मुझे वाकई में तो नहीं लगता, लेकिन इसके ऑक्यूपेशन स्पिरिट फार्म लॉर्ड को देखते हुए लगता है कि ये सच में असाधारण है। तभी प्रिंसिपल उसके बारे में सोचते हुए अपने असिस्टेंट से कहता है कि लिनफेंग का माना क्या इतना ज़्यादा शुद्ध है कि उसकी वजह से आर्च में वेरा, जो कि बहुत ही बड़े इंसान हैं, वो भी लिनफेंग के अंदर इंटरेस्ट लेने लगे हैं। लिनफेंग के ऑक्यूपेशन के बारे में सोचते हुए लेडी इंस्ट्रक्टर भी प्रिंसिपल से कहती है कि ये सुनने में लगता है कि उसका वेरिएंट तरीके का ऑक्यूपेशन है और उसका माना बहुत ही ज़्यादा प्योर है। हाउएवर मुझे लगता है कि यहाँ पर लिनफेंग बिल्कुल भी ज़्यादा सस्पेक्ट की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि डेमोनिक एनर्जी और नेचुरल माना दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, और ये काफ़ी होगा कि लिनफेंग बहुत ही ज़्यादा सस्पेक्ट के दायरे में ना आए। प्रिंसिपल अपने ग्रीनी सोरा को रिलीज़ करते हुए कहता है कि लगता है कि यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर सेटलमेंट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ अच्छा शो दिखने वाला है आगे जाकर। इतना कहने के साथ ही वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं अपना ग्रीनी सोरा को रिलीज़ करने के बाद में सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है अकेडमी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमी न्यू स्टूडेंट ड्रिल ग्राउंड का। वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे अपना ग्रुप बनाने के बाद वहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर लिनफेंग भी पहुँच चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पिंक हेयर वाली वो वही इंस्ट्रक्टर पर वापस आ जाती है और वो सभी को साइलेंस करते हुए कहती है कि साइलेंस, आप सभी के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि यहाँ पर हमने एग्ज़ाम पास की है, लेकिन फिर से हमारे एग्ज़ाम क्यों ले जा रहे हैं। वो अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहती है कि अकेडमी में मिलिट्री का एक खुफिया संदेश आया है कि डेमोनिक मॉन्स्टर का बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला हमला हो चुका है। तो हमें यहाँ पर अकेडमी से एक योजना स्थापित करना चाहते हैं, जहाँ पर हम अकेडमी के एक टुकड़ी को बनाएंगे, जहाँ पर सभी बेस्ट स्टूडेंट को हम वहाँ पर रिकॉग्नाइज करेंगे और उसको
हमला करने के लिए यानी हमारी रक्षा करने के लिए आगे की ओर भेजेंगे। इंस्ट्रक्टर की बातें सुनने के बाद सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो कहते हैं फ्रंट लाइन, हमने तो अभी अभी यहाँ पर एनरोलमेंट लिया था, लेकिन हमें तो बताया गया था कि यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे, बाद में यहाँ पर आगे जाकर जो भी होगा वो देखेंगे। अपना स्टूडेंट को इस तरीके से पैनिक में देखने के बाद वो इंस्ट्रक्टर उनके अंदर जोश भरने के लिए कहते हैं कि अगर घसला उलट जाए तो अंडे कैसे सुरक्षित रहेंगे, अगर किले में सेंध लग जाए तो दानव सीधे सीधे फेंगचुआन शहर पर अपनी तलवार तान देगी। उस समय क्या आपको लगता है कि आप अकेडमी के शांतिपूर्वक यहाँ पर अभ्यास कर पाएंगे? तभी वो कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे सामने कोई रिक्वेस्ट नहीं करी गई है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर दिया गया है कि यहाँ पर यह भर्ती अनिवार्य है। यहाँ पर जब मानव जाति संकट में हो तो यहाँ पर कोई भी यहाँ इस भर्ती से नहीं बच सकता, तुम्हें यह काम करना ही होगा। इंस्ट्रक्टर के इस तरीके की धमकी भरी बातें सुनने के बाद सभी का मुंह उतर जाता है। वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो भी लड़की होती है जो कि ये फेंग के साथ पहले टीम बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये फेंग भी उन सभी की बातें सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान तो था, लेकिन वो चुप रहता है। बाद में वो लड़की की ओर सीन दिखाया जाता है। तभी हमें दिखाई देता है कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही है और वो कहते हैं कि मुझे ज़्यादा यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। वो अपने माइंड में कहते हैं कि क्या वो सच में वो बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट है, मुझे लगता है कि क्या उसे यहाँ पर इस भर्ती में स्वीकार किया जाएगा। वो लिनफेंग के बारे में सोच रही होती है क्योंकि उसका प्रोफेशन प्लांट टाइप का है ना, इसी वजह से। तभी बच्चों को इस तरीके से बातें करते देखने के बाद वो इंस्ट्रक्टर उससे कहते हैं कि सभी बच्चे, सभी छात्र निर्देशों का पालन करें और व्यावहारिक युद्ध परीक्षण की तैयारी के लिए अभ्यास मैदान में प्रवेश करें। लिनफेंग भी उसी बच्चों के बीच में अपने बारे में सोचते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा फार्मर का ऑक्यूपेशन के कारण मुझे यहाँ पर इसमें नहीं चुना जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर चुना गया तो मेरी सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और मेरा ऑक्यूपेशन के कारण मैं अपने खेती के व्यवसाय को भी नहीं कर पाऊँगा। सीन शिफ्ट होता है लिनफेंग और वहाँ पर एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि ड्यूल के लिए तैयार हो चुके थे। तभी लड़की उससे कहती है स्पिरिट फ्रॉम लॉर्ड, हाँ मैंने सुना है कि तुम छुपने में बहुत ही ज़्यादा माहिर हो। इतना कहने के बाद वो अपनी अदा दिखाने लगती है और वो कहते हैं कि अब तो मेरे फायर मैजिक से तुम मेरी लैपटॉप में भस्म हो जाओगे। वो लिनफेंग के ऊपर अपना फायर बॉल से हमला कर देती है, लेकिन लिनफेंग उसकी स्पीड को देखने के बाद कहता है कि तुम्हारा स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है, तुम्हारा माना कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और इवन तुम मेरे फील्ड के अंदर के आलू को भी बॉईल नहीं कर सकती, फ्राई नहीं कर सकती। तभी लिनफेंग की बातें सुनने के बाद वो लड़की भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो अपना अलग अलग पोज बनाते हुए नाचते हुए कहने लगती है कि दुनिया की अंत की सो रही ज्वाला, मैं तुम्हें कमांड करती हूँ कि तुम यहाँ पर आओ और इसे भस्म कर दो। लिनफेंग उसे देखने के बाद कहता है व्हाट द फक, व्हाट इज दिस डूइंग। लिनफेंग उसकी बातें सुनने के बाद परेशान हो चुका था। वो कहता है कि तुम्हारा कास्टिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है, जिसकी वजह से वो अपना हाथों में ग्रीन ऑरा रिलीज करते हुए उस लड़की के ऊपर बहुत ही तगड़ा वाला पंच मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है और वो लड़की बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरती है और लिनफेंग को विनर अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। इसी के साथ लिनफेंग के बहुत सारे मैच होते हैं जहाँ पर लिनफेंग बहुत ही आसानी के साथ जीत जाता है। लिनफेंग ने यहाँ पर अपने सारे के सारे ओपोनेंट को हरा दिया है और वो अपने माइंड में सोचता है कि आगे आने वाले ओपोनेंट को मैं जीतने दूंगा ताकि मैं आगे जाकर युद्ध में ना भाग ले सकूं और अपना काम यहीं पर कर सकूं। ये फेंग आराम कर रहा होता है, तभी प्रिंसिपल के असिस्टेंट या फिर इंस्ट्रक्टर यहाँ पर आती है और ये फेंग को पानी ऑफर करती है। ये फेंग उसको थैंक यू करता है। बाद में वो लेडी ये फेंग से कहती है कि तुम अपने करंट टैलेंट और पोटेंशियल के साथ यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन को वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें हायर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना चाहिए। उसकी बातें सुनने के बाद ये फेंग उससे सवाल करता है कि हायर प्लेटफॉर्म वो क्या है। तभी उसका जवाब देते हुए वो लड़की कहती है कि तुम अपने क्रेडिट पॉइंट को जमा करने के बाद अपने पोटेंशियल को आगे की ओर बढ़ा सकते हो। तुम आगे जाकर हायर लेवल पर पहुंचोगे, तुम्हें वहाँ पर अच्छी कल्टीवेशन मिलेगी, वहाँ पर पावरफुल इंस्ट्रक्टर मिलेंगे, बाद में हथियार भी मिल सकते हैं बहुत सारे, और वहाँ पर तुम अगर जाकर तुम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे तो तुम्हें डेमोनिक बीस्ट माउंट भी मिलेगा जिस पर तुम राइड करके आगे बढ़ सकते हो। उसकी बातें सुनने के बाद ये फेंग अपने दिमाग में उस सीन को याद करता है जहाँ पर उसके फार्म में बहुत सारे ड्रैगन के ऊपर चढ़कर इंस्ट्रक्टर या फिर वो पुलिसमैन आ चुके थे और उसके फार्म में इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहे थे।
तभी वो उससे कहता है कि मुझे इस तरह के कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए जहाँ पर मुझे इस तरह के काम करना पड़े। तभी वो इंस्ट्रक्टर कहती है कि क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए तो तुम्हें क्या चाहिए? तभी ये फिंग उसका जवाब देते हुए कहता है कि मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं एक बहुत ही बड़ा मेरा फार्म हो और वहाँ पर मैं अपनी सब्जियाँ उगा सकूँ। लेडी एफिंग की बात से सुनने के बाद उससे कहती है कि शायद तुमने मेरी बातों को गलत समझ लिया है। मैं यहाँ पर यह कहना चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर अपनी सब्जियाँ या खेती करने के बाद उसके बाद तुम क्या करना चाहते हो उस फार्मिंग लैंड के ऊपर। तभी उस लेडी की बातें सुनने के बाद एफिंग उससे कहता है कि मैं अधिक भूमि पर खेती करना की योजना बना रहा हूँ। अधिक लोगों को खेती करने के लिए भूमि मिले, जो भी खेती करना चाहे वह खेती कर सके, यही मेरा प्लान है। उसकी बातों को दिमाग में सोचते हुए वो लड़की कहती है कि अधिक भूमि, क्या वह वास्तव में खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करना चाहता है? एक महत्वाकांक्षी बच्चा। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल चलते हुए आता है और ये फेंग से कहता है कि मुझे जहाँ तक पता है तुम्हें एकेडमी की तरफ से वहाँ पर वेस्ट साइड के वेस्टलैंड में तुम्हें जगह मिली है। क्या तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं है कि तुम और भी ज़्यादा जगह चाहते हो अपने खेती करने के लिए? लिनफिंग वहाँ पर पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि फार्मिंग वो नेचुरली है, मैं जितना ज़्यादा करूँ उतना ज़्यादा बेहतर है। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि नेक्स्ट मैच लिनफेंग वर्सेस अर्लिंग। लिनफेंग अनाउंसमेंट का सुनने के बाद कहता है here we go। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसके पीछे जाते हुए देखने के बाद वो प्रिंसिपल कहता है कि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा हॉनेस्ट है। उसकी सेक्रेटरी भी उससे कहते हैं कि अगर इस बच्चे को फार्म लैंड चाहिए तो आप उसे दे क्यों नहीं देते। बाद में प्रिंसिपल उससे कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते, तुम उसे रिक्रूट नहीं करना चाहती थी? तभी उसकी बातें सुनने के बाद सेक्रेटरी उससे कहती ये बहुत ही ज़्यादा क्वाइट और इंटरेस्टिंग बच्चा है। सीन शिफ्ट होता रहा हमें लिनफेंग और ऑलिन को दिखाया जाता है। ऑलिंग वही लड़की होती है जो कि लिनफेंग के साथ पहले टीम अप करने आई थी, बाद में वो दिखाई गई थी। वहाँ पर फाइट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी। बाद में ऑलिंग उससे कहती कि मैंने ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि तुम्हारे साथ मेरी फाइटिंग होने वाली है। उसका सवाल का जवाब ना देते हुए लिनफेंग वहाँ पर बहुत ही क्वाइट और सिंपल तरीके से खड़ा होता है। वो कहती है कि मैं अपने इस बैटल में अपने ऑल आउट जाऊंगी। उसकी बातें सुनने के बाद लिनफेंग हंसते हुए उससे कहता है कि एक्चुअली मेरा यहाँ पर प्लान तुमको हराना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा प्लान तो ये है कि मैं यहाँ पर आकर सरेंडर कर दूँ। उसकी बातें ना सुनते हुए ऑलिंग उससे कहती कि क्या तुम मुझे ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे हो? उस लड़की को ऑल आउट जाते हुए देखने के बाद लिनफेंग भी कहता है अपने माइंड में कि ब्रो ये तो सीरियस हो गई है, इसने स्टार्टिंग से ही अपने फेस 2 का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि ये इसी तरीके से प्ले करने वाली है। वो भी अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाता है और अपने एवरा का रिलीज करते हुए वहाँ पर बेलों को समन कर लेता है, जिसकी वजह से वो बेल उस लड़की को बाइंड करने लगती है। लेकिन वो लड़की ज़्यादा हैरान तो नहीं होती है, लेकिन बाद में वो अपने पावर्स को इस्तेमाल करते हुए किक मारकर उस बेलों को आसानी से तोड़ देती है। तभी एफिंग अपनी मुट्ठी को कस लेता है। तभी हमें सीन दिखाई जाता है उसके पीछे, जहाँ पर वो दोनों प्रिंसिपल और उसकी सेक्रेटरी बातें कर रहे होते हैं। सेक्रेटरी उससे कहती है कि ये स्टूडेंट अंडर लेवल 10 के अंदर है, फिर भी इसका माना कितना ज़्यादा प्योर है। प्रिंसिपल उसके जवाब देता है, कहता है कि हाँ मैंने भी इसका पहले देखा था, तब मैं भी बिल्कुल ही चौंक गया था। लिनफेंग के इतना ज़्यादा प्योर ऑरा को देखने के बाद इंस्ट्रक्टर भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपनी उंगलियों को चबाने से रोक नहीं पाती। वो कहते हैं कि एक अडल्ट जो कि लेवल 80 से ऊपर का होगा उसका भी इतना ज़्यादा पावरफुल और प्योर माना नहीं हो सकता, लेकिन इसने अभी के अभी अचीव कर लिया है इसको। इसका फ्यूचर लिमिटलेस होने वाला है। सीन उनकी फाइट के बीच का दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑलिंग लिनफेंग के ऊपर अपने पंच से बहुत ही तगड़ा वाला हमला करती है, लेकिन लिनफेंग अपने प्लांट्स की मदद से वहाँ पर एक शील्ड को बना लेता है। बाद में सीन दिखाया जाता है प्रिंसिपल की तरफ, जहाँ पर प्रिंसिपल उसके बारे में सोचते हुए कहता है कि क्या ही प्रतिभाशाली पौधा का इस्तेमाल इसने किया है, अगर मैं इसका टीचर होता तो इतना कहता है। तभी वो इंस्ट्रक्टर उससे कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं इसको अपना टीचर बनाऊंगी। यहाँ पर वो लेडी इंस्ट्रक्टर खुद टीचर ना बनने की बजाय वो लिनफेंग को अपना गुरु बनाने की कोशिश कर रही है। प्रिंसिपल उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है कि ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है अगर तुम इसकी टीचर बन जाओ तो। लेकिन तभी वो अपनी बातों के ऊपर गौर करते हैं और वो उससे कहते हैं कि क्या तुमने जस्ट इसका उल्टा कहा, तुम नहीं बल्कि वो तुम्हारे टीचर बने। तभी वो कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि मैं उसको अपना टीचर बनाना चाहती हूँ। ये बात वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट तरीके से प्रिंसिपल को कहती है। तुम्हारे दिमाग को किसी डीमन ने जला दिया है क्या? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर उसने मेरा दिमाग को जला भी दिया हो तो भी कोई बात नहीं, मैं फिर भी उसका स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हूँ। इतना कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।
मैं इस वीडियो में टारगेट देना चाहता हूँ 30 लाइक्स। मैंने पहला वीडियो में भी लाइक का कहा था, लेकिन आप लोगों ने पूरा नहीं किया, इसी वजह से मैं इस वीडियो को कंबाइन करके डाल रहा हूँ। ये यहीं पर ख़त्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा।